संख्याओं का भाग है। देखिए, पिछली कक्षाओं में हम भाग की संक्रिया को समझ चुके हैं। यहाँ हम पूर्व में प्राप्त कुछ जानकारी की पुनरावृत्ति करके इस क्रम को जारी रखते हुए भाग के संबंध में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पहले हम बहुत सारे वीडियो दिए हैं, उसमें आप लोग भी किए और जो कर चुके हैं उसी से संबंधित कुछ और आगे नया सीखेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, 20 को 5 से भागा देना है, तो 5 से भाग देने के लिए 20 में 5 चौका 20, 20 में 0 का 0 आ जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर आ जाता है 20 भागा 4, 20 भागा 5 बराबर 4 आंसर। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर यहाँ से समझिए, यहाँ 20 को भाज्य कहते हैं, 5 को भाजक कहेंगे, 4 को भागफल कहेंगे तथा 0 को शेष कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 5 गुना 4 बराबर 20 होता है, अतः जब शेष 0 होता है तब भाज्य बराबर, यानी भाज्य आपका 20 हो गया, बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण को हम समझ लेंगे। 25 से भागा देना है, 25 से 6 से भाग देना, 25 को 6 से भाग देना है, तो 6 से 25 में लगाएं तो 6 चौक 24, 4 बार में 1 बच गया शेष। यहाँ देखिए, यहाँ भाज हो गया 25 आपका, भाजक 6, भागफल 4 तथा शेष 1। तो यह हम देखते हैं कि 25 बराबर 6 गुना 4 24 प्लस 1 25। इस प्रकार से भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यही प्रक्रिया आपको आगे मिलते चला जाएगा, जो कि आपको आसानी से करिएगा। यही सूत्र है आपका, ये सूत्र है, ये सूत्र आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी के अनुसार आप पूरा भाग की क्रिया को कर सकते हैं। भाग के कुछ गुणधर्म को देख लीजिए। 8 भागा 1 तो 8 ही आएगा, 25 भागा 1 25। देखिए, अतः जब किसी संख्या को 1 से भाग दिया जाता है तब भागफल वही संख्या होता है तथा शेष 0 होता है। ठीक है, गुणधर्म 1 देख लिए। गुणधर्म 2 देखिए, 5 भागा 5 बराबर 1, 6 भागा 6 बराबर 1, 15 भागा 15 बराबर 1। अतः जब किसी संख्या को उसी संख्या 0 को छोड़कर से भाग दिया जाता है तब भागफल 1 तथा शेष 0 होता है। अब देख लिए, अब गुणधर्म 3 देखिए। 0 भागा 3 बराबर 0, 0 भागा 10 बराबर 0, 0 भागा 45 बराबर 0। अतः जब शून्य को किसी संख्या 0 को छोड़कर से भाग दिया जाता है तब भागफल तथा शेष दोनों 0 होते हैं। अब गुणधर्म 4 में देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस। यही सूत्र, ये सूत्र आपको कंटिन्यू आगे कार्य करेगा। चलिए देखिए, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देकर हम भाग की क्रिया को आरंभ करते हैं, लेकिन भाग की क्रिया के बीच में ऐसी स्थिति आती है जब भाज्य भाजक से छोटा होता है। इस स्थिति में भागफल 0 तथा शेष भाज्य के बराबर होता है। जैसे 5 भागा 8 तो भागफल 0 तथा शेष 5 हो जाएगा। 12 भागा 15 तो भागफल 0 तथा शेष 12 हो जाएगा। 0 भागा 4 तो भागफल 0 तथा शेष 0 हो जाएगा। 25 भागा 135 तो भागफल 0 तथा शेष 25 हो जाएगा। इसे निम्नांकित उदाहरण से समझें। उदाहरण 1, 416 को 2 से भाग दें, तो 2 से भाग देखिए दे रहे हैं, 2 दूना 4, कट गया, 1 उतरा तो 1 में भागा नहीं आया, तो बलग में फिर 0 आ डायरेक्ट 1 और उतरेगा, तो 8 दूना 16, 0 उतार करके 8 दूना 16 पूरा पूरा कट गया। यहाँ भागफल 208 तथा शेष 0 है। ये क्लियर। इस प्रकार से आप आगे बढ़िए। 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से भाग देना है
तो 64 को 16 से भाग देना है, तो 16 चक्का 64, 4 बारी आ जाएगा आंसर, भागफल 4 आ जाएगा, शेष 0 आ जाएगा। इसका क्रिया विधि में आप पूरी आसानी से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या किया गया है। 589 को 25 से भागा देना है, जो कि आपका आ जाएगा 14 शेष बचता है, 23 भागफल है ना। अब 25 भाज्य है, भाजक हो गया 589। भाजक 2 अंकों की संख्या है तथा अतः हम 58 दहाई 25 से भाग देंगे। इस प्रकार से जो क्रिया दिया गया है इसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए यहाँ भी देखिए यही स्थिति है, सभी को आप बार बार से आसानी से स्क्रीनशॉट दे करके देख सकते हैं, जांच करके। भाजक गुना भागफल प्लस शेष 25 गुना 23 हो गया प्लस 14, 575 प्लस 14, 589 आपका आ जाएगा आंसर, अतः उत्तर सही होगा। आप चेक कर सकते हैं उत्तर को मिला के, इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर करके वीडियो को रोक करके आसानी से इसके बारे में समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 से भाग किसी संख्या को भाज्य से 100 से भाग देने पर भाज्य का अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या शेष तथा बाकी बचे अंकों से बनी संख्या भागफल होती है, जो कि आपको दिख रहा है। आराम से कर लीजिएगा। 465 भागा 100 से भागफल तथा शेष ज्ञात करें। यहाँ भागफल 4 तथा शेष 65 है। इस प्रकार से आप आसानी से सभी को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करिए, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा, हमको विश्वास है। 720 में 90 से भागा दीजिए, जो आंसर आएगा देखिए, भागफल आएगा 8, शेष आएगा 0। बिल्कुल आसान से कर लीजिएगा। इसमें 1780 में 80 से भाग दिया गया है तो भागफल 22 तथा शेष 20 आता है। बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा। ये सब प्रश्नावली बनाइए 16, बिल्कुल आसान है दोस्तों। ये सब होमवर्क में लीजिए, होमवर्क में लीजिए। होमवर्क वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आसानी से कर लीजिएगा, कॉपी में उतारिए और बनाइए। ये सब होमवर्क में HW, सीधे HW भी लीजिए और CW भी करिए, CW भी करिए, यानी करेंट वर्क होमवर्क दोनों करिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। सब होमवर्क में लीजिए, सब होमवर्क में, ये सब होमवर्क में लीजिए। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। सब होमवर्क में लीजिए। देखिए, यदि 318 कलम की कीमत 6360 रुपया है तो एक कलम की कीमत क्या होगी? तो 6360 में 318 से भागा दे दीजिए। इस प्रकार से इस क्रिया विधि के द्वारा इस प्रकार से एक कलम की कीमत आपको 20 रुपया आ जाएगा। ये जो भागफल आया 20 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी को आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कर लीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 12 से विभाजित हो। तो इस प्रकार से कर लीजिए। 4 अंकों की आपका संख्या है जो 12 से विभाजित हो रहा है, 3 अभी संख्या इतना 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 है, तो इतना जाएगा टोटल आंसर जो 12 से विभाजित हो जाएगा 9996, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। चलिए होमवर्क में सब लीजिए, होमवर्क है सब होमवर्क, ये सब होमवर्क में लीजिए। देखिए 2520 मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 60 से इसको भागा लगा दीजिए, जितना घट करके आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। चलिए इस सब को होमवर्क में लीजिए। 47 दिन में कितने सप्ताह आते हैं? एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो 7 से भागा लगाइए, आंसर हो जाएगा आपका क्लियर। चलिए इस प्रकार से आप बनाइए, होमवर्क में लीजिए, सबको होमवर्क में लीजिए। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके आप कर सकते हैं, हमें विश्वास है सर, आप कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, बढ़ते रहिए, बनाते रहिए। चलिए अब इसके सरलीकरण के बारे में जानते हैं। हमने जोड़, घटाव, गुणा और भाग की संक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। हम यहाँ एक और संक्रिया की जानकारी प्राप्त करेंगे। का की क्रिया गुणा की क्रिया के समान होती है, लेकिन हल करने के क्रम में उपर्युक्त सभी संक्रियाओं में इसे प्राथमिकता दी जाती है। यानी का की क्रिया सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो 5 का 3 का अर्थ होता है 5 या 15। का मतलब गुना। 6 का 4 का अर्थ होता है 6 गुने 4 यानी 6 चक 24। इस प्रकार से जब किसी प्रश्न में जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा रहते हैं तो सरल करते समय हम सबसे पहले का की क्रिया करते हैं, इसके बाद भाग तथा गुणा तथा अंत में जोड़ तथा घटाव की क्रिया करते हैं। याद रखें, सबसे पहले का, तब भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाव की क्रियाओं को करते हैं। नियम के दौरान ये सरल करें, यानी 32 भागा 8 है
फिर जोड़ 5, फिर घटाओ 48, फिर भागा 6, तब का 2 माइनस 3 गुना 5 प्लस 20। इस प्रकार से इसका पूरा क्रिया करने के बाद सेम टू सेम प्रश्न यहाँ नीचे आ गया है। अब पहला स्टेप में प्रश्न टोटल नीचे ले लिए, दूसरा स्टेप में इसमें का की क्रिया किया गया है। देखिए यहाँ का की क्रिया किया गया है, यहाँ का लिखा हुआ था, का लिखा था 6 दूना 12 यहाँ आ गया। फिर दूसरा ये नंबर 1 स्टेप किए, नंबर 1 में, फिर नंबर 2 में किए हैं भाग की क्रिया। देखिए 8 भागा 32 था तो 8 चौक 32 4 आ गया। नंबर 2 की क्रिया यहाँ हो गया। अब नंबर 3 की क्रिया यहाँ पर किया गया है गुना की क्रिया। गुना की क्रिया देखिए जहाँ जहाँ गुना था 5 या 15, 5 या 15 आ गया। 3 नंबर में हो गया आपका। फिर नंबर 4 स्टेप जोड़ तथा घटाव वाली संख्याओं को अलग अलग जोड़कर एक साथ रखी गई है। देखिए जहाँ जहाँ जोड़ था 20 और 5 25 4 29 यहाँ हो गया, और 15 4 19, बाकी जो बच गया घटा करके घटाव की क्रिया की गई। ये नंबर 5 स्टेप में हो गया आंसर क्लियर आपका। ठीक इस प्रकार से आप सरल करें टोटल को। ये सब वीडियो चलिए बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, करिए बिल्कुल आसान है, सरल करें इस सबको, कुछ नहीं, सबको होमवर्क में लीजिए, आप कर सकते हैं दोस्तों, करिएगा तभी तो बढ़िएगा। 16 गुने 4 माइनस 3 गुना 6 जोड़ 8 भागा 4, ये सब कीजिए, सरल कीजिए, बिल्कुल आसान है, करिएगा तब होगा, नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होगा। सबको वीडियो करो के स्क्रीनशॉट लीजिए, हो जाएगा काम, करिए। सब प्रश्नावली है दिया गया है, सबको करिए, होमवर्क में लीजिए, सबको होमवर्क में लीजिए, सबको होमवर्क में लीजिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। सभी को आप वीडियो को रोक करके आसानी से समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मुकेश ने 20 रुपये की दर से 5 कलम, रुपेश ने 16 रुपये की दर से 5 कलम तथा भोवेश ने 15 रुपये की दर से 4 कलम खरीदा। तीनों ने कलम खरीदने में कुल कितना खर्च किया? तो मुकेश द्वारा खर्च 20 रुपये गुने 5 तो 100 रुपया, रुपेश द्वारा खर्च 16 रुपये गुने 5 तो 80 रुपया, भवेश द्वारा खर्च 15 गुने 4 तो 60 रुपया, तीनों द्वारा कुल खर्च 100 रुपया, 80 रुपया, 60 रुपया तो 240 रुपया। बस जोड़ घटाव की क्रिया गुना करना हो गया। अब चलिए प्रश्नावली अब है 20 से, इसको आसानी से करते हैं। राजेश ने 10 टोकरी में सेब खरीदा, इस प्रत्येक टोकरी में 350 सेब थे। मिथिलेश ने 18 टोकरी सेब खरीदा, इस प्रत्येक टोकरी में 200 सेब है। तो मिथिलेश ने राजेश से कितना अधिक सेब खरीदा? तो दोनों के जोड़ करके घटा दीजिए, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा। चलिए सब होमवर्क में लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। सब होमवर्क में लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। विवर्त और अपवर्तक के बारे में जानेंगे। अपवर्त के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 आदि गिनती की संख्याएं यानी प्रकृत संख्याएं हैं, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा देखते हैं। 3 को गिनती की संख्याएं से गुना करने पर हम पाते हैं कि देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छौक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27, 3 दहें के 30 इत्यादि, इस प्रकार से होता है आदि। तो यहाँ देखिए 3 6 9 12 15 18 21 आदि को 3 का अपवर्त यानी गुणज कहते हैं, यानी गुणज कहते हैं। साथ ही यहाँ 3 का पहला अपवर्त गुणज 3 एकम 3 हो गया, दूसरा गुणज 6 हो गया, तीसरा गुणज 9 है, चौथा गुणज 12 है आदि। उदाहरण के तौर पर आप देखिए 2 का तीसरा गुणज अपवर्त लिखें तो 2 तिया 6, क्लियर हो गया, अतः 2 का तीसरा गुणज 6 होगा। इसी प्रकार से आगे देखिए उदाहरण 2 में 7 का पांचवा गुणज अपवर्त लिखें तो 7 पचे 35, यानी इसलिए 7 का पांचवा गुणज 35 होगा। आप कंफर्म क्लियर हो गए कि अपवर्त है क्या, गुणज जो आएगा वही आपका अपवर्त है। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए 6 के पहले 4 गुणज का ज्ञात करें। देखिए 6 एकम 6 यानी 6 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 6 तिया 18, तीसरा हो गया 6 चौक 24 हो गया। अतः 6 के पहले 4 गुणज 6 12 18 और 24 है। याद रखें दोस्तों, किसी संख्या का अपवर्त गुणज
संख्या गुने गिनती की संख्या होता है, ये हमेशा याद रखना आपको। अपसमापवर्त, सार्व अपवर्त या सार्व गुणज, यानी दो के अपवर्त गुणज हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 आदि। ठीक है, ये 3 के अपवर्त गुणज हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 आदि, यानी कि सीधी सीधी पहाड़ा, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि 6, 12, 18 2 तथा 3 दोनों से अपवर्त है, यानी कि देखिए 6 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार से 12 2 से भी कटेगा, 12 3 से भी कटेगा, 9 भी, लेकिन 2 से 9 नहीं कटता है। इस प्रकार से आपको आगे समझ में आ जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग अभी आगे देखते हैं। 2 और तथा 3 का सार्व 6, 12, 18 के अतिरिक्त भी 2 तथा 3 के अपवर्त हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अपवर्त गुणज के सरल गुणधर्म 5 गुने 1, ठीक है, अतः 5 हो गया। 5 तथा 1 का अपवर्त है। 8 गुने 1, अतः 8 हो गया। 8 तथा 1 का अपवर्त है। 25 गुने 1 25, अतः 25 का 25 तथा 1 अपवर्त है। इस प्रकार से हम लोग आगे देख करके समझ लिए हैं। गुणधर्म 1 देखिए, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त होती है, ये क्लियर हो गए। गुणधर्म 2, प्रत्येक संख्या 1 का अपवर्त होती है, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब आगे देखिए गुणधर्म 3, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त 0 को छोड़कर स्वयं वही संख्या होती है। क्योंकि देखिए 4 गुने 0 0 आएगा आंसर, 10 गुने 0 0 आएगा आंसर, 25 गुने 0 0 आएगा। इस प्रकार से आदि गुणधर्म 4 को समझिए। अतः 0 प्रत्येक संख्या का अपवर्त होता है। चलिए हम देखिए, हम जानते हैं कि 2 गुने 5 10 होता है, या 5 गुने 2 10 होता है। ठीक है, गुणधर्म 5 में देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल प्रत्येक संख्या का अपवर्त हो। देखिए चूंकि 3 गुने 4 गुने 5 60, यानी 3 चौक 12 पचे 60। 3 गुना 20 यानी 60, 20 दिया 60, या 3 20 3 दूना 6 या 0 1 हो गया। 4 का गुना 15 से 15 चौका 60, 5 गुने 12 60। इस प्रकार से गुणधर्म 6 को देखिए। अतः 3 संख्याओं का गुणनफल प्रत्येक संख्या का अपवर्त होता है। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि यह गुणधर्म 3 से अधिक संख्याओं के लिए भी सच है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आइए, हम लोग देखते हैं सम और विषम संख्याएं को। जो संख्याएं देखिए, जो संख्याएं 2 के अपवर्त होते हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि। इस प्रकार 0 प्रत्येक संख्या का अपवर्त है। इस कारण 0 को 2 का भी अपवर्त माना जा सकता है। अतः 0 को भी सम संख्या माना जाता है, नोट कर लीजिएगा जरूर। जो संख्याएं 2 के अपवर्त नहीं होते हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। तथा देखिए अब सम तथा विषम संख्याओं की पहचान। सम संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तथा इनके इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होते हैं। आगे देखिए, विषम संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तथा इनके इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं। उदाहरण बताएं कि 13 सम संख्या है या विषम संख्या। अब देखिए 13 में 2 से भाग लगा देंगे। 13 में इकाई अंक 3 है, तो 3 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, एक विषम संख्या है। अतः 13 एक विषम संख्या है। 3 नहीं कटता है पूरा पूरी, इसलिए वह विषम संख्या हो गया। आगे बढ़िए, उदाहरण 2 में देखिए, क्या 324 सम संख्या है? हाँ, देखिए इकाई अंक 4 है, 2 से पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए ये सम संख्या है। 324 इकाई अंक 4 है, तो जो एक सम संख्या है, अतः 324 एक सम संख्या है। उदाहरण के तौर पर देखिए, 25, 32, 40, 213, 619, 1400 में सम तथा विषम संख्याओं को चुनकर लिखें। तो सम संख्याएं देखिए, इसमें क्या है, 2 32 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर आपको 1400 हो जाएगा। ये सब सम संख्या। विषम संख्याएं जिसको पूरा पूरा नहीं लगता है वह विषम संख्याएं हैं दोस्तों हमारे। चलिए आगे देखिए, उदाहरण के तौर पर क्या 32 3 का गुणज है?
32 3 का गुणज है नहीं, क्योंकि 32 को 3 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। उदाहरण यहाँ देखिए, क्या 40 5 का गुणज अपवर्त है? हाँ, क्योंकि 40 को 5 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाता है। नीचे की सारणी को याद रखें। देखिए, एक अंक की संख्या ऊपर ऊपर मिलेगा, 2 अंकों की संख्या, एक अंक की संख्या सामने सामने जाइए, 2 अंक की संख्या, फिर 3 अंक की संख्या, फिर 4 अंक की संख्या, इस प्रकार से पूरे सामने सामने मिल जाएगा आपको। गिनती की सबसे छोटी सम संख्या है, गिनती की सबसे बड़ी सम संख्या है, गिनती की सबसे छोटी विषम संख्या है, या गिनती की सबसे बड़ी विषम संख्या है। ठीक इस प्रकार से यहाँ देखिए, याद रखें, सबसे छोटी सम संख्याओं तथा सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। देखिए, सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पर क्या है, यहाँ नोट करने की चीज़ है, यहाँ 0 हो जाएगा, और सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, और सबसे बड़ी एक अंकों की विषम संख्या 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप आगे देखिए। अब हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय दीजिए, अच्छे से समझिएगा। देखिए, खाली स्थानों को भरे। 5 का पहला अपवर्त क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 का पहला अपवर्त 5 ही हो जाएगा, अपवर्त है। 8 का दूसरा अपवर्त, 8 का दूसरा अपवर्त क्या हो जाएगा? 8 का दूसरा अपवर्त 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप गुना कर ले। 4 का प्रथम 2 अपवर्त, तो 4 1 हो जाएगा, और उसके बाद 2 अपवर्त 4 दूना 8 हो जाएगा, इस प्रकार से। 6 का प्रथम 3 अपवर्त, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ 6 3 18 हो जाएगा, इस प्रकार से। कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर लीजिएगा। चलिए, इसको होमवर्क में भी लीजिए, प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 4 के प्रथम 4 अपवर्त, इसको आप बनाइए, होमवर्क में लीजिए, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अपवर्तियों को लिखें, 10 के प्रथम 5 वर्तियों को लिखें, 9 के प्रथम 7 वर्तियों को लिखें, सब होमवर्क में लीजिए, सब होमवर्क में लीजिए। क्या करा, निम्नांकित में 2 के अपवर्तियों गुणजों को चुने। 2 के अपवर्तियों गुणज को चुनना है, तो इसमें चुन लेना है आपको 2 का कि कौन होगा। ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं दोस्तों। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से 3 के अपवर्तियों को लिखिए। अब 3 का अपवर्त जो 3 से पूरा पूरा कटेगा, जैसे 3 का अपवर्त 3 हो गया, 6 हो गया, आपका अब आ जाए 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपवर्तियों को लिख सकते हैं। चलिए, सबको होमवर्क में लीजिए, सेम टू सेम उसी प्रकार का प्रश्न आपको आते रहेगा। ये सबको होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कर लीजिएगा, कुछ नहीं है। अच्छा, क्या 12 5 का गुणज अपवर्त है? नहीं, 12 5 का गुणज कैसे होगा, क्योंकि यह पूरा पूरा नहीं लगता है, इसलिए न गुणज अपवर्त नहीं है। इस प्रकार से बना लीजिए। क्या 24 8 का गुणज होगा? हाँ, ये है, हाँ, ये 24 है। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप और आसानी से पढ़ करके बनाइए। 2 और 3 के प्रथम 3 अपवर्त को लिखिए। 3 अपवर्त लीजिएगा, 2 4 6, इस प्रकार से है। 3 के दोनों को मिला करके लिखना है, तो पूरा लिख दीजिएगा, उसके बाद जो जो कटने वाला रहेगा उसको लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, नेक्स्ट इस सब को होमवर्क में आप लीजिए, सबको होमवर्क में लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है। निम्नांकित सम संख्याओं को लिखिए। इसमें से सम संख्या जो रहेगा, जैसे 60 हो गया, 84 हो गया, 200 हो गया, 256 हो गया, 438 हो गया, यह आपको 512 हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा 444। इस प्रकार से जो जो रहेगा उसको आप सम संख्या में लिख लीजिएगा, फिर विषम संख्या में लिखिए। सबको होमवर्क में लीजिए। देखिए, होमवर्क में लीजिएगा तो मज़ा आएगा आपको भी, और हमें भी आगे बढ़ने में समय बचेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्त 63 है? तो यहाँ 7 का हो जाएगा, 9 7 63, कोई दिक्कत नहीं। किसका अपवर्त 85 है? 7 17 5 85 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बाद के 2 अपवर्त संख्याओं को लिखें। अब इसका 7 दूना 14 सत्या का 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ पर 7 चौक 28 हो जाएगा, और उसके बाद 7 5 35 हो जाएगा। यही तो करना है, कुछ नहीं करना है, 35 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 3 का अपवर्त चुनें। इस प्रकार से आप इसको होमवर्क में लीजिए, आसानी से बनाइए। वीडियो को रोक करके एक बार अब हम प्रश्न आपको शुरू से लेकर यहाँ तक दिखा देते हैं। यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ था, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से पूरे प्रश्न को उतार लीजिए। बिल्कुल आसान ही है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल आसान। आसान को आसान बनाना आपका हाथ में है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए,
यहाँ तक क्लियर हो गए हम लोग। यहाँ बिल्कुल आसानी भाषा में हम लोग समझ लिए। अब चलिए अपवर्तक के बारे में जानते हैं। अपवर्त के बारे में तो हम लोग जान लिए, अब अपवर्तक के बारे में जानते हैं। सेम टू सेम यही प्रक्रिया, इसका गुणनखंड रहेगा सिर्फ, इसमें कुछ है ही नहीं। उसका आंसर आ रहा था जैसे 3 एकम 3 का 3 आया था अपवर्त, अब यहाँ अपवर्तक, तो इसका गुणनखंड रहेगा 3 एकम ए, एक 3 से जिसको गुना किए थे वही आएगा। जैसे देखिए यहाँ हम जानते हैं कि 2 तिया 6 होता है, यहाँ 2 और 3 का गुणनफल 6 है, साथ ही 6 का अपवर्तक गुणनखंड 2 और 3 है। ठीक है, तो चूंकि 4 गुने 5 20 होता है, अर्थात 20 का अपवर्तक 4 और 5 दोनों हो गया। यहाँ तक अब क्लियर हो गया कि क्या है अपवर्तक और क्या है अपवर्त। ठीक है, तो चलिए पुनः 2 तिया 6 6 चक 24, अतः 24 का अपवर्तक 2 3 और 4, इसको महत्तम समापवर्तक में भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़िए, जब हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुना करते हैं तब हमें उनका गुणनफल प्राप्त होता है दोस्तों। तो गुणनफल उन प्रत्येक संख्या का अपवर्त गुना तथा प्रत्येक गुना करने वाली संख्या गुणनफल का अपवर्तक गुणनखंड होती है। गुणनखंड जो हम आपको पहले बोल रहे थे, 1 गुने 5 ये हो गया अपवर्तक, 5 आया आंसर। 1 गुने 8 8 हो गया, 1 गुने 50 50 हो गया, 1 गुने 7 7 हो गया, 1 गुने 20 20 हो गया, 1 गुने 65 65 हो जाएगा। अतः देखिए प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड अपवर्तक 1 होता है। आगे बढ़िए, शून्य संख्या अपना एक गुणनखंड होती है। ठीक है, किसी संख्या को कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। जिस संख्या को मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 आदि। ठीक है, ये दोनों गुणनखंड 1 तथा शून्य वही संख्या होती है। 1 को 2 से गुणनखंड नहीं होता है, अतः 1 को अभाज्य संख्या नहीं मानी गई है। देखिए आगे, जिस संख्या को 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं उसे संयुक्त संख्या कहते हैं, जैसे 4 6 8 10 12 14 16 18 आदि। याद रखें, 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है। 12 एक संयुक्त संख्या है जिसके अपवर्तक देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 है। 15 भी एक संयुक्त संख्या है जिसके अपवर्तक है 1 3 5 और 15 है ना। इस प्रकार से देखिए किसी संख्या दी गई संख्या के अपवर्तक होने की जांच कैसे होगा। देखिए, क्या 7 42 का एक अपवर्तक है तो 7 से 42 में भागा लगा दीजिए, 7 छक 42 पूरा पूरा कट गया। तो 42 को 7 से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेष 0 बचता है। तो भाग देने पर जब शेष 0 बच जाए तब वह संख्या दी गई संख्या का अपवर्तक होगा। आप क्लियर कॉन्सेप्ट आपका हो गया, आराम से आसानी से समझ गए। अतः 7 42 का अपवर्तक है। उदाहरण 2 में देखिए, क्या 14 52 का एक अपवर्तक है। 14 को 52 से भाग लगा दीजिए, 14 तिया 42 बच गया, शेष इसमें 3। तो देखिए चूंकि 52 को 14 से भाग देने पर शेष 0 नहीं बचता है, नहीं बचा, 0 नहीं बचा है। अब 14 52 का अपवर्तक नहीं रहा, जो पूरा पूरा नहीं कटा वह अपवर्तक नहीं रहा। इसी प्रकार से आगे बढ़िए, उदाहरण 3 को समझिए। 30 का अपवर्तक ज्ञात करना है। 1 गुने 30 30 हो गया, 3 गुने 10 30 हो गया, 2 गुने 15 30 हो गया, 5 गुने 6 30 हो गया, यानी इसका 4 4 गुणनखंड निकल कर आ रहा है। इस 30 के अपवर्तक देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है इत्यादि। ये 30 है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए कि कितना इसका गुणनखंड निकल करके आया है, तो यह अपवर्तक होगा। आगे बढ़िए, 12 के 3 अपवर्तक ज्ञात करें। तो 1 गुना 12 हो गया, 4 गुने 5 12 के 3 अपवर्तक ज्ञात करें। ठीक है, तो 4 गुने 5 20 होता है, 3 चौक 12 हो गया, इसलिए 12 के अपवर्तक 1 2 3 4 6 12 है। अतः 3 अपवर्तक 1 2 और 12, ये 12 का ये 4 गुना 5 वाला 20 ये नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे आगे देखिए, 3 के अपवर्तक 1 2 12 है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे बढ़िए, नोट, यहाँ ऊपर की संख्याओं में से किसी इन्हीं 3 को लिखी जा सकती है। 3 ही ऊपर की संख्या में 3 को लिखा जाएगा, जो भी रहेगा अपवर्तक। उदाहरण के तौर पर देखिए 5, 20 के 2 अपवर्तक 1 और 20 को छोड़कर लिखिए। ठीक है, 1 गुना 20 20 हो गया, 4 गुना 5 20 हो गया, 2 गुना 10 20 हो गया, इसलिए 20 के अपवर्तक हैं 1 2 4 5 10 इत्यादि हो गया। 1 और 20 को छोड़कर 2 अपवर्तक 2 और 4 है।
कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे अच्छे से। 1 और 20 को छोड़ करके 4 हो गया पूर्वतक, 2 और 4 हो गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ नोट, यहाँ 1 तथा 20 का छोड़कर कोई भी 2 संख्याएं लिखी जा सकती है, जो कि आपने देखा। अब 1 से 20 तक की संख्याओं के बारे में कुछ जानकारियां इस प्रकार से अब हम लोग देख लेते हैं। संख्या 1, अपवर्तक 1, अभाज्य है या संयुक्त है। जो अभाज्य रहेगा वो लिखा है, सम है या विषम है। 1 क्या है, अपवर्तक है। अब देखिए, न तो अभाज्य संख्या है और न संयुक्त संख्या, यह विषम संख्या है, या ठीक है। 2, 1 और 2 का अपवर्तक, यहाँ देखिए यह अभाज्य संख्या है, यह सम संख्या कहलाएगा। 2 अभाज्य संख्या लेकिन सम संख्या 1 नहीं। इस प्रकार से आप पूरे स्टेप को इसको स्क्रीनशॉट में लेकर के आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी भाषा में। बिल्कुल आप सभी को बारी बारी से 3 का देख लीजिए, यहाँ 4 का देख लीजिए, 5 का देख लीजिए, सामने 6 का देख लीजिए, 7 का देख लीजिए, 8 का है, 9 का है। इस प्रकार से आपको कौन संयुक्त है, कौन अभाज्य संख्या है, कौन विषम संख्या है, कौन सम संख्या है, बिल्कुल आसानी से आप इसको आसानी से इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट 10 का ये है, 11 का, 12 का है, यह 13 का है, 14 का है, 15 का है, 16 का है, 17 का है, या 18 का है, या 19 का है, या 20 का है। आप आसानी से सभी को देख लीजिए कि कौन अभाज्य संख्या, कौन संयुक्त संख्या है, कौन सम संख्या, कौन विषम संख्या है। बिल्कुल वीडियो को रोक करके आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो खाली स्थानों को भरना है। 3 गुने 6 18 हो गया, अतः 3 और 6 18, तो 18 का क्या हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत आपको दोस्तों नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अब जब तक आप करिएगा नहीं, जब तक कभी कुछ होने वाला नहीं है। तो 18 के क्या हो जाएगा, ये 3 गुने 6 18 हो गया, अतः 3 और 6 क्या हो गया, 18 के अपवर्तक है। इसको आप अपवर्तक लिख सकते हैं, अपवर्तक। ऐसे अपवर्तक, देखिए अपवर्तक, इस प्रकार से अपवर्तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुने 5 10, अतः 2 और 5 क्या है, 2 और 5 दोस्तों क्या है, 10 के क्या है, ये भी हो गया अपवर्तक, यही अपवर्तक। आसानी से इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको होमवर्क में लीजिए, जो हमने अभी ऊपर में समझा है वही सेम टू सेम नीचे आपको आएगा प्रश्न। बिल्कुल आसान है, जब तक करिएगा तभी ना होगा, नहीं करिएगा तो दोस्तों कभी नहीं होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो करिए, प्रश्न को आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से इसको बनाइए, ये सब बनाइए टोटल। निम्नलिखित के अपवर्तक लिखें। निम्नलिखित के अपवर्तक दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 के अपवर्तक लिखना है तो इसको गुना करिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। सबको होमवर्क में लीजिए, इसको सबको दोस्तों होमवर्क में लीजिए और बनाइए। निम्नलिखित के 3 अपवर्तक लिखिए, इसका 3 अपवर्तक लिखना है। 3 अपवर्तक लिखिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक 10 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद अपने से कटेगा, तो 1 2 और 10 हो जाएगा, सीधा सीधी। इस प्रकार से आप इसको बनाइए, सबको होमवर्क में लीजिए। बिल्कुल दोस्तों आसान है, जब तक नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। इसको सब होमवर्क में लीजिए, सब होमवर्क में लीजिए, ये सब आप होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है। जब तक नहीं कीजिएगा दोस्तों। भाज्य संख्याएं, जब हम 15 को 5 से भाग देते हैं तो 3 भागफल और 0 शेष या शेषफल बचता है। पुनः जब 13 को 5 से भाग देते हैं तो 2 भागफल और 3 शेष बचता है। यहाँ हम कहते हैं कि 15 5 से विभाज्य है, बिल्कुल सही, और 13 5 से विभाज्य नहीं है, ठीक। तो एक संख्या दूसरी संख्या से तब विभाज्य मानी जाती है जब दूसरी संख्या से पहली संख्या को भाग देने पर 0 शेष बचता है, ठीक है, शेष बचता है। ऐसी स्थिति में दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक गुणनखंड भी होता है। चलिए
अब विभाज्यता, विभाज्यता भाज्यता की जांच करना है। दो द्वारा विभाज्यता, जिन संख्याओं को इकाई अंक देखिए 0, 2, 4, 6, 8 आदि होते हैं, दो द्वारा विभाजित होती है। अतः सभी सम संख्याएं दो द्वारा विभाजित होती है, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। चलिए यहाँ देखिए 10 द्वारा विभाज्यता, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 होता है 10 द्वारा विभाजित होती है। जैसे 10, 20, 30, 50, 100, 200, 340, 350, इस प्रकार से आदि मिलेगा आपको। देखिए 5 द्वारा विभाज्यता, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 5 होता है वे 5 द्वारा विभाजित होती है। जैसे 5, 10, 15, 25, 50, 100, 125, 310, 435, 440, इस प्रकार से जो भी है संख्या वह आपको 5 से या 0 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अब 3 द्वारा विभाजित है, नीचे 3 के कुछ अपवर्तियों गुणजों को लिखकर उनके अंकों के योग के एक विशेष गुण को दर्शाया गया है, जिसको आप बारीकी से अच्छे से समझ सकते हैं। से 3 के अपवर्ती है, 3, 6, 9, 12, 15 है। संख्या के अंकों का योग है 3, 3, 6, 3, 9, 2, 1, 3, 5, 1, 6। ठीक, इसी के अंकों के योग के 3 से भाग, 3 भागा 3 1 आ जाएगा, 6 भागा 3 से भाग दिया गया 6 में तो 2 आएगा आंसर। इस प्रकार से आपका दिया गया है सारणी में, उसी का सेम टू सेम ऊपर नीचे भी दिया गया है, जो कि आप समझ सकते हैं। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 3 से पूर्णतः भाग लग जाएगा, अर्थात जिसका योग 3 से विभाज्य होगा, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। बिल्कुल सही। जैसे क्या, उदाहरण के तौर पर देखिए 40 21 में 3 से विभाज्य है। अब कैसे, देखिए सबको जोड़ लीजिए, 4, 2, 6, 1, 7, देखिए यहाँ पर 7 आता है। संख्या के अंकों का योग सबको जोड़ लीजिए 7, 7 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 7 3 से विभाज्य नहीं है। अतः देखिए, अतः 40 21 भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। सीधी सी सिंपल जोड़ करके आप कर लीजिएगा कि होगा कि नहीं होगा। अब देखिए क्या, 42 24 3 से विभाज्य है। 4 2 6, 6 2 8, 4 12, हाँ ये विभाज्य है। देखिए संख्या के अंकों का योग 4 2 6, 6 2 8, 4 12, टोटल 12 आ गया, क्योंकि 12 3 से विभाज्य है। अतः 42 24 3 से विभाज्य होगा। इसको एक सिंपल तरीके से जोड़ लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण 3 में, वह सबसे छोटी संख्या निकालें जिसको 78 82 में जोड़ने पर योगफल क्या प्राप्त होगा। वो सब प्राप्त जो होगा पूरा कट जाना चाहिए। तो इसको जोड़ने पर 8 7 15, 15 8, 15 8 23 2 25, तो 25 3 से विभाज्य नहीं होगा। इसमें 2 जोड़ देंगे, 25 में 2 जोड़ देने पर 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण एक क में क्लियर किया गया है कि 78 82 में अंकों का योग 7 8 15 8 23 2 25, यहाँ 25 होता, 25 3 से विभाज्य नहीं है। जब इसमें कम से कम 2 जोड़ दिया जाए तब 27 आ जाएगा, तो 27 3 से विभाज्य होगा। अतः सबसे छोटी संख्या 2 होगा। इस प्रकार से आप पूरे कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। 78 82 में इकाई अंक 2 है। जब यह 5 या 0 से होगा तब यह विभाज्य होगा। 2 में 3 जोड़ने पर इकाई अंक 5 होगा तथा 8 जोड़ने पर इकाई अंक 0 होगा। अतः सबसे छोटी अभी संख्या 3 है दोस्तों। 78 82 में इकाई अंक 2 है। जब इकाई अंक 0 रहता तब वह 10 से विभाज्य होता। 2 में 8 जोड़ने पर इकाई अंक 0 होता। अतः सबसे छोटी अभी संख्या 8 है। बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। 10 से 30 तक की संख्याओं को ज्ञात करें जो 2 तथा 5 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य संख्याएं 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 22 24 26 28 30, ये सब 2 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य संख्याएं सब टोटल आपको मिल रहा है, जो है भागा पूरा कट जाता है वही विभाज्य संख्या हो गया। 2 और 5 से विभाज्य संख्याएं 10 20 30, इस प्रकार से आके आपको 40 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। लेकिन 2 से 35 नहीं कटेगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये सब आगे आपको आदि मिलते रहेगा। उदाहरण के तौर पर 20 से 50 तक की संख्याओं को ज्ञात करें जो 3 तथा 5 से विभाज्य है। जो 3 से विभाज्य है 21 हो जाएगा, 7 21, 8 24, 9 27, इस प्रकार से आपको सब विभाज्य संख्या मिलेगा। 5 वाली विभाज्य संख्या इस तरह से मिलेगा। 3 और 5 विभाज्य अभिष्ट संख्याएं 30 45 है। चलिए ठीक, नेक्स्ट अब हम देखते हैं उदाहरण 405 में से
कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाया जाए कि शेष 10 से विभाज्य हो। यहाँ इकाई अंक 5 है, 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए जो 5 घटाने पर संभव है, अतः अभी संख्या 5 हो जाएगा। बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 23 को सोल्व करते हैं दोस्तों। खाली स्थानों के विभाज्य या विभाज्य नहीं है भरे, तो 24 2 द्वारा भरना है। तो अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ देखिए कर रहा है कि 24 2 द्वारा विभाज्य है। हाँ विभाज्य है, यहाँ विभाज्य लिखना है, विभाज्य विभाज्य। थोड़ा कर्सर का प्रॉब्लम है, आप आसानी से कर लीजिए। 2 द्वारा विभाज्य है। इसी प्रकार से ख का क्या कर रहा है, ये क्या 15 5 से विभाज्य है, तो हाँ यही विभाज्य लिख दीजिएगा, यही बोला ऊपर बोला। 13 3 से विभाज्य है, नहीं ये विभाज्य नहीं है, यहाँ नहीं लिखिएगा, नहीं विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको पूरा होमवर्क में ले लीजिए टोटल को। अब इनमें से कौन 2 से विभाज्य है, इसमें जो 2 से विभाज्य रहेगा उसको ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें 2 से विभाज्य है, बाकी तो कोई विभाज्य ही नहीं। इसको भी पूरा होमवर्क में आप ले लीजिए, बिल्कुल आसान है, सबको होमवर्क में लीजिए सब। इनमें कौन 10 से विभाज्य है, जो 10 से विभाज्य रहेगा इसमें 10 से ये विभाज्य, बाकी तो नहीं है। जो विभाज्य रहेगा उसको लिख देना है, सब होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है। इनमें कौन सा 5 से विभाज्य है, इसको भी होमवर्क में लीजिए, इसको भी होमवर्क में लीजिए। आसानी से वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, कर लीजिएगा आप दोस्तों हमारे। चलिए इनमें कौन 2 से विभाज्य है, इसको भी होमवर्क में लीजिए, सब होमवर्क में लीजिए। 10 से विभाज्य है। चलिए इनमें कौन 5 से विभाज्य है दोस्तों, इसमें कौन 5 से विभाज्य है, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा देखने वाला, बाकी जो रहेगा। चलिए इसको भी होमवर्क में लीजिए, इसको भी होमवर्क लीजिए। 3 से विभाज्य वाला लीजिए। ये सब हम बिल्कुल आसानी से वीडियो को रोक लीजिए दोस्तों, और आसानी से वीडियो प्रश्न को समझ लीजिए और उसको आंसर दीजिए। चलिए सब ये सब है, बिल्कुल ये सब SW लेने लायक है, आपको आसानी से अच्छा अच्छा प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आसान है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लिख लिए होंगे प्रश्न को, आप आसानी से अपने कॉपी पे बनाइए, बिल्कुल आसान है दोस्तों। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, हो जाएगा। अब बाकी तो हम यहाँ बताने के लिए है ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड अपवर्तन के बारे में भी हम लोग जानते हैं। आप जान चुके हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या कही जाती है जब वह केवल एक और उसी संख्या से विभाज्य होती है। जैसे अभाज्य संख्या अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं होती है। एक अभाज्य संख्या नहीं तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 आदि अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर 12 का अभाज्य गुणनखंड अपवर्तन ज्ञात करना है, तो 2 से भागा लगाया गया, 6 दूना 12, फिर 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3, तो 12 भागा 2 यानी 6, 6 भागा 2 3, 3 भागा 3 देखिए। अतः 12 का अभीष्ट गुणनखंड अभीष्ट अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 यानी 2 दूना 4 3 12। इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से 30 का अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। सेम टू सेम भागा लगा कर प्रक्रिया का जो आएगा कट करके वो आपका 2 3 6 5 30 हो जाएगा आंसर। 72 में हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72। इस प्रकार से आपको आंसर पूरा निकल करके दोस्तों आ जाएगा। जब अभाज्य संख्या आ जाए तब हम क्रिया को रोक सकते हैं, जो कि आपने क्रिया जब खत्म हो गया पूरा क्लियर, तो आप क्रिया को खत्म कर सकते हैं। जिससे अब संयुक्त संख्याओं को पहचानना है। अब हम जानते हैं कि एक को छोड़कर जितनी संख्याएं होती है उन्हें कम से कम 2 अपवर्तक होते हैं, जैसे 1 और 1 वही संख्या। साथ ही हम जान चुके हैं कि जब किसी संख्या को 2 से अधिक अपवर्तन होते हैं तब उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या को पहचानने के कुछ अन्य विधियां इस प्रकार है। 2 को छोड़कर यदि गिनती की किसी संख्या इकाई अंक 0 2 4 6 तथा 8 हो तब वह संयुक्त संख्या का होती है। 5 को छोड़कर यदि गिनती की किसी संख्या इकाई अंक 0 5 हो तब वह संयुक्त संख्या होती है। देखिए ये सब नोट करने वाले हैं। 3 को छोड़कर यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तब वह संख्या संयुक्त संख्या होती है। याद रखें 1 को छोड़कर गिनती की जो संख्या अभाज्य नहीं है वे सब संयुक्त संख्याएं हैं। ये बिल्कुल नोट करने वाली बात है। चलिए कुछ प्रमुख संख्याएं को यहाँ देखिए। 1 न तो अभाज्य संख्या है और न संयुक्त संख्या है। 2 मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम तथा अभाज्य दोनों है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दोस्तों। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो 7 सबसे बड़ी एक अंक की विषम अभाज्य संख्या है। चलिए अब आगे देखते हैं। 9 सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या है। 4 सबसे छोटी सम संयुक्त संख्या है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे क्या कर रहा है,
अपवर्तक गुणनखंड वृक्ष को देखना कैसे बनता है। हम जानते हैं कि 12, 2 छक 12 हो गया, 2 दूना 4 तिया 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 दूना 6 दूना 12 हो गया। इस प्रकार से 12 के गुणनखंड को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं जिसे अपवर्तक वृक्ष कहते हैं। ये हुआ आपका अपवर्तक वृक्ष। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 4 तिया 12। इस प्रकार से अपवर्तक वृक्ष होता है। इसे वृत्त के अंदर अभाज्य संख्या को रखा गया है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। चलिए उदाहरण 24 को देखिए, 2 गुना 12 24 हो गया, 2 दूना 4 छः 24 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 हो गया। अपवर्तक वृत्त द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। ये हो गया अपवर्तक वृत्त। अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म ट्विन प्रिम्स, ये दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनका अंतर 2 होता है। 3 से 5, 5 से 7, 11 से 13, 17 से 19, 29 से 31 आदि अभाज्य युग्म है। ठीक है। अब चलिए अब हम लोग प्रश्नावली सोल्व करते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसानी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। लगे रहिए, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। फ्रेंड्स में आप सभी का दिल से स्वागत रहेगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको वीडियो देखने में आसानी होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग टॉपिक को देखते हैं। कर रहा है प्रश्नावली 24 को देखना है। तो खाली स्थानों को अभाज्य या संयुक्त से भरना है। तो ये क्या है? ये अभाज्य संख्या। 2 ये क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य। आप अच्छा से लिख सकते हैं। 4 एक क्या है? 4 एक सम संख्या है। 4 एक दोस्तों संयुक्त संख्या भी है और सम संख्या है। संयुक्त संख्या भी है और संयुक्त संख्या है। इस प्रकार से आपको ये सभी होमवर्क में लीजिए प्रश्न को। अब कुछ नहीं रहा वीडियो में, क्योंकि आपका मेहनत ही रंग लाएगा दोस्तों। और खाली स्थानों को भरना है। तो खाली स्थानों को भरने के लिए क्या है इसमें कर रहा है कौन एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य तथा सम संख्या है? तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है दोस्तों। कुछ खुद से भी कीजिए क्योंकि सब बता दिया गया है। ये सब होमवर्क में लीजिए। सभी को होमवर्क में लीजिए। अभाज्य संख्या को चुनकर लिखना है, संयुक्त संख्या को चुनकर लिखना है, इसमें प्रश्नों को उत्तर देना है। ये सब को होमवर्क में लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को रोक लीजिए आसानी से और स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं। ये सब प्रश्न को हल करना है, सब होमवर्क में लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा। निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, फिर प्रत्येक के लिए अपवर्तक वृत्त बनाएं। ये सब वृत्त बनाना है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड शेयर जरूर करें, ताकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है दोस्तों, घटता नहीं है। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो दोस्तों बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महत्तम समापवर्तक। देखिए बारीकी से समझिएगा। अच्छा है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। हम 2 संख्याएं 6 तथा 9 लेते हैं। देखिए 6 के अपवर्तक गुणनखंड हैं। 1 से देखिए कट जाता है 6, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। 9 के अपवर्तक है ना, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, हो गया। अब आगे देखिए 6 तथा 9 के समापवर्तक शामिल अपवर्तक है। यानी देखिए 1 इसमें भी है, देखिए दोनों में है ना 1, और 3 इसमें भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हो गया ये समापवर्तक। अब देखिए 1 तथा 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 3 है। यही हो गया आपका मौसा। इसी 3 को 6 तथा 9 का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF कहते हैं। इसे संक्षेप में मौसा भी लिखते हैं। 3 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 6 तथा 9 में पूरा पूरा भाग लग जाता है। अतः 3 को 6 तथा 9 का सबसे बड़ा शामिल भाजक यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या संक्षेप में इसे GCD भी कहते हैं। इसे ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लेयर या GCM भी कहते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह सबसे बड़ी संख्या है जो उन प्रत्येक दिए गए संख्याओं का एक गुणनखंड या भाजक होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, दूसरा लेते हैं, 16 और 24 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो 16 के अपवर्तक गुणनखंड है, देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। 24 के अपवर्तक है, देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 24, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 तथा 24 के समापवर्तक है, 1 भी है, देखिए 1 इसमें है, 2 भी इसमें है, 4 भी इसमें, दोनों में रहना चाहिए, 4 भी है और 8 भी है। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ा समापवर्तक क्या है, 8 हो गया। तो अतः 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक दोस्तों हमारे भाई 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से उदाहरण के तौर पर आगे देखिए, 6, 9, 12 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। इसको आप बारीकी से रोक करके वीडियो को आसानी से स्क्रीनशॉट ले करके समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम वही प्रक्रिया आपको मिलेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं इसमें चेंजिंग रहेगा, आप आसानी से कर सकते हैं, आप भी खुद से करिए, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। उदाहरण के तौर पर देखिए, 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 8 को अभाज्य गुणनखंड यानी पहले लगाएंगे सबसे कम संख्या 2 से भाग लगाएंगे, 2 से, तो 2 चौका 8 कट गया, 4 आया उत्तर के, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 कट गया, अब बच गया 2 मात्र, तो 2 एकम 2 हो गया। यहाँ दूसरा का है, 12 से लगाना था, 2 छक 12 कट गया, फिर 2 तिया 6 कट गया, फिर 3 एकम 3 कट गया। अब इसमें से निकालिए 2, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 आ गया आंसर। 3 दूना 6, 3 से स्टार्ट, देखिए 3 है, 2 है, 2 है, यानी कि 2 2 3 यानी 3 दूना 6 दूना 12, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों में शामिल अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या है, 2 दूना 4, यानी यहाँ देखिए 8 और 12 का मौसा क्या हो गया है दोस्तों, 4 हो गया, यानी दोनों में शामिल था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, हो गया क्लियर। जिसमें दोनों में रहेगा तो वही हो जाएगा। अब 12, 18 और 30 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है दोस्तों। तो 12 के यहाँ किए 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, फिर इसी प्रकार से 2 छोतिया 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 तो कटवे करता है, यहाँ 3 रख दीजिए, छोतिया 18 हो गया। ठीक है, फिर 9 दूना, फिर 3 दूना 6 हो गया, फिर 3 एकम 3 हो गया, 15 दूना 30 हो गया। ठीक है, 5 तिया 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। अब तीनों में मिला करके तीनों में रहना चाहिए, तो 3 है 2 है, तीनों से निकाल लिया गया, तो 3 दूना 6, टोटल का गुणनखंड कितना आ गया, 3 दूना 6। तो भाग द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना क्लियर हो गया हम लोग। अब इसको भाग द्वारा समझते हैं। 12 और 16 का मौसा ज्ञात करना है, तो 12 का क्या है, 12 से भाग लगाएंगे 16 में, तो 12 एकम 12, बच के आया 4, फिर 4 को 12 यहाँ उतार देंगे, फिर 4 तिया 12, पूरा पूरा कट गया, इसका मौसा आ गया 4, यही हो गया भाग विधि द्वारा। देखिए यहाँ शेष को भाजक और भाजक को भाज मानते हुए भाग की क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि शेष शून्य नहीं आ जाए। यहाँ अंतिम भाजक मौसा होता है जो आपने देखा यहाँ पर। ठीक है, अब 24 और 36 का मौसा ज्ञात करना भाग विधि द्वारा। तो 24 और 36 में लगाएं, जो घट के आया 12 आया, फिर 12 का 24 से लगाएंगे, 12 दूना 24, पूरा पूरा कट गया। अब इसका मौसा क्या आ जाएगा, 12 आ गया, आंसर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब महत्तम समावर्तक के कुछ गुणधर्म है, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों, ये आपको बहुत काम देगा। ठीक है, नोट नोट देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। आप क्लियर हो गए। अब देखिए, असहभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, नोट कर लीजिए। 2 या 2 से अधिक संख्याओं में यदि सबसे छोटी संख्या शेष का गुणनखंड हो तो वह सबसे छोटी संख्या उसका उनका महत्तम समावर्तक होता है। ये सब नोट करने वाली बात है।
मौस वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाता है दोस्तों। अब आगे देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनके कुल अभाज्य समापवर्तकों का गुणनफल होता है। ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये हमेशा आपको आगे काम देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। कह रहा है अपवर्तक ज्ञात करके महत्तम समापवर्तक मौस ज्ञात करें। तो इसका वर्तक ज्ञात करना, इसका गुणनखंड पहले देख लेंगे, उसके बाद जो भी आपको आंसर आएगा क्लियर हो जाएगा। तो इसका 4 और 6 का क्या हो जाएगा आंसर, मौसा क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा आंसर 2। अच्छा से कीजिएगा, क्लियर क्लियर हो जाएगा। ये सब को आप होमवर्क में ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। क्या दोस्तों, SW वीडियो को रोक करके आसानी से कर सकते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड तो 8 और 16 का क्या हो जाएगा समापवर्तक दोस्तों, 8 और 16 का हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं, करिए, क्योंकि इसके पहले हम बता दिए हैं। 8 और 18 का गुणनखंड निकालना है, तो 8 और 18 का गुणनखंड आपका आंसर क्या हो जाएगा। जब तक आप नहीं निकालिएगा, जब तक थोड़े ना पता चलेगा दोस्तों, जब तक निकालिए। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं, 2 हो जाएगा। आप करिएगा तभी होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप होमवर्क में ले लीजिए। सबको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए, आसानी से हो जाएगा। अब इसका करा भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो भाग 6 और 15 का भाग लगा करके आप आसानी से इसका भी आंसर निकाल सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसका 6 और 15 का जब भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालेगा तो इसका आंसर आएगा 3, जैसा कि ऊपर में उदाहरण में आप समझ लिए हैं। इसको भी होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 15 तथा 20 को भाग देने पर शेष न बचे। अब 15 तथा 20 से भाग देने पर शेष न बचे, तो 3 से 15 में भाग लगाया गया, फिर 5 या 15। ठीक है, आगे देखिए, अब 20 को लगाया गया, 10 दूना 20, फिर 5 दूना 10, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 1 3 5 निकल के आया गुणनखंड, फिर 1 2 2 2 5 आया। तो इसमें से जो जो मिलेगा, कौन मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, तो कोई मतलब नहीं। अब इस संख्या क्या आएगा आंसर, इसका 5 ही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप आसानी से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए उदाहरण 2 को भी समझती है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 47 और 62 को भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 47 में 2 को घटा देंगे तो 45 आ गया, 62 में 2 को घटा देंगे तो 60 आ गया। अब अभी संख्या 45 तथा 60 का मौसा होगा। देखिए 45 को भाग लगा रहे हैं गुणनखंड करके, 15 तिया 45, 5 तिया 15, 5 एकम 5। ठीक है, 30 दूना 60, 15 दूना 30, फिर 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब इसका 45 का 1 गुना 3 यानी 3 तिया 9, 5 45, फिर 2 दूना 4 तिया 12, 5 60। तो ये दोनों से निकल करके 3 गुना 5 आया, यानी 3 गुना 5 यानी 15 आएगा, 3 5 15। तो अब इस संख्या आपको आंसर हो जाएगा 15 दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से सीख सकते हैं। इसको चलिए होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसानी, सेम टू सेम प्रक्रिया है। इस पर कर रहा हुआ सबसे बड़ी संख्या बताएं जिसमें 24 36 तथा 48 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 तथा 4 शेष बचे। तो घटा दीजिए आप आराम से, 24 में 2 से घट के 22 आया, 36 में 3 घटाया 33 आया, 48 में 4 घटेगा तो 44 आएगा। इस सब का पूरा गुणनखंड निकाल करके, अभाज्य गुणनखंड निकाल करके जो आंसर आएगा आपका टोटल 11 आंसर बचेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए प्रश्नावली 26 को हम लोग सोल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, वही सेम टू सेम प्रक्रिया हुआ, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 6 तथा 8 को भाग देने पर शेष न बचे। तो वही आएगा, 2 आएगा आंसर। बिल्कुल आप आसानी से करिएगा, हो जाएगा आंसर। आप करिए तो सही, करिएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 24 तथा 36 को भाग देने पर शेष न बचे। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा दोस्तों 12। आप करिए बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा। चलिए इसको होमवर्क में ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। जो हमने अभी आपको ऊपर में सीखा उसी का है एक तरीका, आप खुद से करिएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं करिएगा दोस्तों तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा समय निकालिए और काम को अंजाम दीजिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल आपका मौसम क्लियर हो गया। इसके पहले
और भी वीडियो हम दे चुके हैं, उसमें भी आप देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। यहाँ तक होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिए आप अच्छे से समझ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए, हम दो संख्याएं 6 तथा 9 लेते हैं। कोई भी संख्या ले सकते हैं, एक तो हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं। 6 के अपवर्त गुणज है। 6 का पहाड़ा जो होता है, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चक 24, 6 पचे 30, 6 चक 36, इस प्रकार से आदि आगे रहेगा। 9 के अपवर्त गुणज है। 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54 आदि आगे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 6 तथा 9 के समापवर्तक शामिल गुणज है। अभी देखिए, ऊपर वाला में भी 18 है, नीचे वाला में भी 18 है, बाकी तो नहीं दिख रहा है। देखिए 18 लिख दिए। फिर आगे आइए, 36 को देखिए, 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है, फिर आगे भी रहेगा इस प्रकार से। तो हमको तो लसन निकालना है सबसे छोटा। तो अतः देखिए, अतः 6 तथा 9 का सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्त 18 है। सबसे छोटा इसमें जितना भी निकल के आएगा सब इसमें सबसे छोटा तो 18 है। तो इसी प्रकार 18 को 6 तथा 9 का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। बस इसे देखिए, इसे क्या है, आंसर आपका आ गया। इसे संक्षेप में लस यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम भी लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें उन दिए गए प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर और देखते हैं आगे। 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। तो 4 के अपवर्त हैं, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, इस प्रकार जो 4 का पहाड़ा होता है आगे में रहेगा। 6 के अपवर्त हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, यानी 6 का 6, 12, 36, 18, 24, 36, इस प्रकार से आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिए, 4 और 6 के समापवर्त हैं, 4 और 6 के समापवर्त हैं 12 और 24, इस प्रकार से और आगे निकलेगा। लेकिन हमको तो सबसे छोटा लेना है, तो ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, 2 अंक काफ़ी है। देखिए 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। ठीक है, तो दोनों जो दोनों में रहेगा उसी को लेना है, बाकी संख्या का हम नहीं ले रहे हैं, जो दोनों में रहेगा उसी को लेना है एक एक। ठीक है, अब आगे देखिए, चूंकि 4 और 6 का सबसे छोटा समापवर्त 12 है, अतः लघुत्तम समापवर्त आपका दोस्त हमारे एलसीएम 12 आ गया। ओके, तो उदाहरण 2 में भी इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, कितनों भी अंक संख्या क्यों न रहे, 6 है, 8 है, 12 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। सेम टू सेम प्रक्रिया यही अपनाना है। इसका 6 का पहाड़ा लिख दीजिए, 8 का लिख दीजिए, 12 का लिख दीजिए। अब उसमें से जो तीनों में मिलकर के आएगा, जैसे 6 है, 8 है, 12 के समापवर्त 24, 48 और अभी आगे आपको आएगा। तो बस 2 ही में तो निकल ही जाता है, चूंकि इनमें सबसे छोटा समापवर्त 24 है, अतः 6, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्त दोस्तों 24 हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन दोस्तों नहीं रहा। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे लोएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, लोएस्ट एलसीएम के बारे में। चलिए मल्टीपल के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। अभाज्य गुणन विधि, अब 12 और 16 का लस ज्ञात करें। तो 2 से 12 का लगाएंगे भागा 2, छक 12, फिर 2 को 3 से लगाएंगे, 2 तिया 6 आ गया, फिर 3 एकम 3, इस प्रकार से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब दोनों का जो गुणनखंड निकल के आता है 2 गुना 3 यानी 2 के देखिए 2 के स्क्वायर यानी 2 दूना 4 हो गया, 3 2 दूना 4 तिया 12 हो गया आपका। इसी प्रकार से 16 का है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 के ऊपर घात आ गया 4। ठीक है, तो लस क्या हो गया, इसमें देखिए 2 के घात 4 हो गया और 3 आ गया क्लियर निकल करके। तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और गुना 3, तो 16 3 48। देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 छूटा हुआ है, इसमें से तो पूरा गुना करिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, आंसर आ गया आपका। आंसर क्लियर। नोट देखिए, 2 पर 4 घात है को 2 पर 4 घात पढ़ते हैं और इसका अर्थ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होता है, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। उदाहरण के तौर पर अब देखिए 12
16 और 36 का लसागु ज्ञात करना है। 12, 16 और 36 का लसागु ज्ञात करना है। तो देखिए पहली विधि 2 को 12 से लगा दिए तो 6 आ गया, फिर 2 को 6 में लगाएं तो 3 आ गया, फिर इसी प्रकार से 3 को 1 में, यानी 1 आना चाहिए लास्ट में कट करके। फिर आगे 2 को 16 से तो 8 आ गया, फिर 8 में लगाएं 2 से तो 4 आ गया, फिर 4 में लगाएं 2 से तो 1 आ गया, मतलब 2 को लगा करके 1 आ गया। फिर इसी प्रकार से इसका भी प्रोसेस किया गया है। तो 2 गुना 2 गुना 3 तो 2 पर स्क्वायर हो गया, 2 2 है तो 2 स्क्वायर हो गया, 2 दूना 4 तिया 12 हो गया। फिर 2 पर स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 घात हो गया, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा आपका। देखिए फिर इसी प्रकार से आगे 36 का है। तो अब तीनों से निकालने पर 2 के 4 घात आ गया निकल के, और गुना 3 पर 2 स्क्वायर आ गया, तो 4 2 रहेगा, 3 का 2 रहेगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 तिया 144। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इस प्रकार से आपका आंसर निकल के हमेशा के लिए आ जाएगा। तो आप इसका भी समझ गए। अब दूसरा विधि को भी आप समझ लेते हैं। यहाँ पे 12, 16 और 36 का निकाल रहे हैं, डायरेक्ट तीनों के एक बार निकाल रहे हैं, तीनों का। चलिए 6 का लग गया, 8 का लग गया, 18 का लग गया, फिर 2 बार लग, 3 3 दूना 6, 4 दूना 8, 9 दूना 18, फिर 3 से 3 3 दूना 3 दूना हो गया ना, यहाँ पर आगे 3 कम 3 आ गया, 4 के 4 नहीं लगा तो उतर गया, फिर 3 तिया 9 उतर गया, फिर 2 से लगाएंगे 1 आ गया, फिर 2 दूना 4, फिर 3 का 3 उतर गया, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 3 उतर गया, फिर 3 से लगाएंगे। सब में एक, जब तक 1 नहीं आ जाता है जब तक लगाते रहेंगे। ओके ठीक है। अब इसका निकल गया, देखिए चरण यहाँ कुछ और समझिए। अभाज्य संख्याओं से तब तक भाग देते जाते हैं जब तक कि अंत में 1 नहीं बच जाए। जब नीचे सहभाज्य संख्या बच जाए तब भाग दोनों देना छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर जो भी हम बोले हैं वही चीज़ है। अब इसका टोटल लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब टोटल को कीजिएगा तो 144 आंसर आपको आ जाएगा। 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24, 24 दूना 48 तिया 144। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ गए। अब लघुत्तम समापवर्त के गुणधर्म को कुछ समझ लेते हैं, जो आपको, इसको नोट कर लीजिए, जो आपको आगे काम देगा दोस्तों, ये काम देगा, नोट कर लीजिए। देखिए 2 या 2 अधिक संख्याओं का लसागु वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, आगे देखिए, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसागु सबसे बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लियर। नंबर गुणधर्म 3, यदि बड़ी संख्या का गुणनखंड शेष संख्या या संख्याएं हो तो बड़ी संख्या उन सबों का लसागु होता है। अब आइए गुणधर्म, असहभाज्य संख्याओं का लसागु उनके गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब नंबर 5 में देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। नंबर गुणधर्म 6 में समझ लीजिए, जो नोट है, 2 संख्याओं का लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल भागा मसा। अब गुणधर्म 7 को देखिए, दो संख्याओं का मसा दोनों संख्याओं का गुणनफल भागा लसा। क्लियर। अब इसको कुछ होमवर्क हम बना लेते हैं जो प्रश्नावली में है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती लसागु ज्ञात करने के लिए 2 और 4 का लसागु ज्ञात करेंगे। 2 और 4 का लसागु ज्ञात करेंगे। ये प्रश्नावली 27 है दोस्तों। तो कितना आएगा आंसर आपका? 4 आंसर निकल के आएगा। अच्छा से निकालिए, क्लियर हो जाएगा। 4 और 6 के लसागु निकालेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा 12। आप बढ़िया से निकालिए, जो अभी हमने ऊपर सीखा इसको आप होमवर्क में ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टोटल को होमवर्क में ले लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सबका लसागु ज्ञात करना है। टोटल को जो जिस विधि से भी आपको निकालना है निकाल लीजिए, आंसर आपको आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। अब आगे देखिए, अब लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक से संबंध समस्याएं, जो समस्या आते रहता, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 8 तथा 12 से भाग देने पर शेष न बचे। अभी संख्या 8 तथा 12 का लसागु होगा, तो 8 का लसागु निकालने पर इस प्रकार से होता है, 12 का लसागु निकालने पर ये। अब दोनों का गुणनखंड यहाँ पर देख रहे हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 आ गया, फिर 2 दूना 4 तिया 12, तो लसागु 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3,
तो 2 दूना 4, दूना 8, तिया 24, यानी अभी संख्या आपका 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जो खुद दोनों का जो गुणनखंड निकल के आया उसको लिख देने पर यह प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे आइए। यहाँ पर वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 12, 18 और 24 से भाग देने पर शेष न बचे। अभी संख्या 12, 18 और 24 का लसा होगा। अब देखिए तीनों को एक बार अपना गुणनखंड कर रहे हैं, लसा निकाल रहे हैं। 12, 18, 24 का लसा है। देखिए 2, 2, 4, 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36, दूना 72। देखिए 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, दूना 72 आपका आ गया। आपका भी संख्या 72 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे है। उदाहरण के तौर पर वह सबसे छोटी संख्या याद करें जिसको 12, 18 तथा 30 से भाग देने पर 9 शेष बचे। अभी संख्या 12, 18, 30 को लसा से 9 अधिक होगी। अब आगे देखिए कैसे होगा। इसको टोटल का लसा निकाल लिए। 12, 18, 36 जो भी गुणनखंड करके 2 से भागा लगाया गया, 3 से भागा लगाया गया, 2 से लगाया गया, सबको जब तक 1 न आ जाए इस प्रकार से पूरा लगा दिया गया। अब इसका जो भी गुणनखंड गुना जाया है निकल करके 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 तिया 6, दूना 12 तिया 36, 25, 180। ठीक है, अब अभी संख्या इसमें 9 अधिक का रहा था, यहाँ 9 अधिक, तो 9 इसमें जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से आगे दोस्तों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 तथा लसा 36 है तो उनका मसा ज्ञात करना है। तो मसा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दो मसा है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, अब भागा लसा कर देंगे। तो दोनों संख्याओं का यह क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है, अब भागा 36 है, लसा 36 है, तो 36 में भाग देने पर आंसर आपका बराबर 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से दोस्तों आगे है। दो संख्याओं का लसा 24 तथा मसा 2 है। यदि एक संख्या छो हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है आपको। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। लसा तथा मसा का गुणनफल भागा एक संख्या। तो लसा हो गया 24, गुणन मसा हो गया 2, तो 24 दूना 48 हो गया। अब भागा 6, एक संख्या है ना, एक संख्या 6 है तो 6, तो 8 6 48, आंसर आपका 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे उदाहरण 6 में समझिए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 48 तथा मसा 2 है तो उनका लसा ज्ञात करें। लसा बराबर देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल भागा मसा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना था, 48 था। अब भागा कितना था, मसा, तो मसा से 2, तो 24 दूना 48 आपका आंसर इसको भाग लगाने पर आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। इसी प्रकार से अब हम लोग प्रश्नावली 28 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। 28 में सॉल्व करेंगे। वह कौन सी, देखिए वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 4 और 6 से भाग देने पर शेष न बचे। तो वह संख्या आपको दोस्तों 4 और 6 से भाग देने पर शेष न बचे, तो 4 में दीजिएगा कौन सा छोटी संख्या था, 12 लगाइए डायरेक्ट। तो अब 12 से जब 4 को भाग दीजिएगा तो 4 तिया 12, इसमें शेष नहीं बचा। कोई दिक्कत नहीं, पूरा कट गया, पूरा कट गया। फिर 6 से भाग लगाना है आपको 12 में, तो 12 में देखिए हो गया न, 6 दूना 12, पूरा कट गया दोस्तों। इसी प्रकार से आपको ये सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। इसको वीडियो को रोक करके आप होमवर्क में ले लीजिए, वीडियो को रोक करके होमवर्क में लीजिए और मन से बनाइए, कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों बहुत आसान था ये। नेक्स्ट वीडियो और धमाकेदार होने वाला है आपका। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों को शेयर करना जरूर भूलें। और हम इसलिए बोलते हैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन का घंटा दबाने के लिए कि ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाँ दोस्तों चलिए थोड़ा सा और है, इसको भी देख लेते हैं। लास्ट में जो हम लोग देखे थे जांच पत्र को भी अब देख लेते हैं। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है दोस्तों। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 15 और 35 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो आंसर आपका आएगा 5। इसके पहले भी वीडियो हम दे चुके हैं, उसको भी आप एक बार रिपीट करके कर लीजिएगा। फिर 33 और 55 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका 11।
ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसको होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है, करिएगा तभी होगा, नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होगा। चलिए लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। टोटल जो अभी हमने इस वीडियो में ही सीखा है इसको बनाइए, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिएगा तो इसका क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल जो आसान रहेगा तो उसको आसान ही भाषा में बनाएंगे। अब इसका 5 का 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिएगा तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 12। इसमें कोई ये नहीं है। और 8 और 12 का निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 24 लघुत्तम समापवर्तक। इस प्रकार से इसको भी आप होमवर्क में ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। प्रश्नों को हल करिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 8, 12 और 20 को भाग देने पर शेष न बचे दोस्तों। तो इसका जब शेष न बचेगा तो इसका आंसर डायरेक्ट हम आपको दे देते हैं 4। आप आसानी से कर सकते हैं, इसके पहले हमने पूरा वीडियो बता चुका हूं, आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका अगला वीडियो और धमाकेदार होने वाला है और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब। देखिए पार्ट 10 भिन्न या भिन्नात्मक संख्याएं। यह देख रहे हैं, यह जो फिगर दिख रहा है आपको, क में एक वृत्त है, उसका एक रेखा खींच करके 2 भाग किया गया, यानी 1/2 आधा भाग। इसका आकृतियों में क के बारे में जानिए, एक वृत्त का आधा भाग 1/2, ठीक हो गया। ख में देखिए यहाँ पे 1/3, एक वृत्त में 3 भाग, एक वृत्त का 1/3 3 भाग, क्लियर हो गया यहाँ तक। ग में आइए, एक वृत्त में 4 भाग 1/4, ग में एक वृत्त का 1/4 यानी कि 1/4 भाग। घ में आइए, एक वृत्त में 8 भाग, यानी एक वृत्त है यहाँ 3/8 भाग। 3 देखिए 3 कलर किया गया है, इसमें 3 का कलर किया गया, 3/8 भाग हो गया। घ का एक वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटकर उसमें 3/8 भाग छायांकित किए गए हैं। तो पहचानने के लिए कि किसमें हमको क्या करना है कि ताकि हमको पहचान हो, वो आपके ऊपर निर्भर है कि कौन सा कलर डालें कि हमको पहचान में आ जाए। काला डालें, लाल डालें, ब्लू डालें, कोई भी कलर डालिए, पता चले कि हाँ यह छायांकित भाग है, यानी कलर किया हुआ भाग है। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। यहाँ 1/2, 1/3, 1/4, 3/8 आदि को भिन्न या भिन्नात्मक संख्याएं कहते हैं दोस्त। 1/2 को 1/2 पढ़ते हैं, 1/2 में 1 को अंश तथा 2 को हर कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों हमारे। अब आगे इसी प्रकार से 1/4 में 1 अंश है और 4 हर है। क्लियर यहाँ तक। किसी साधारण भिन्न में ऊपर की संख्या को अंश तथा नीचे की संख्या को हर कहते हैं। 3/8 में 3 अंश हो गया तथा 8 हर है। ठीक है, आकृति से स्पष्ट है कि 2, अब देखिए 2 को क्या, 2 को 1/2 मिलकर 1 बनते हैं, ये हमेशा ध्यान दीजिए। 2 1/2 मिलकर यानी 1/2 इस प्रकार से, ठीक 1/2 हो गया, फिर 1/2 इस प्रकार से। क्लियर हो गए, 1 बनते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो 1 बनेगा। उसी प्रकार से 3 1/3 मिलकर 1 बनते हैं, 1 बनते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से जो अभी हमने किया 1/3, इस प्रकार से 1/3, ठीक, फिर इस प्रकार से 1/3 क्या बनते हैं दोस्तों, 1 बनते हैं। इसी प्रकार से 4 1/4 मिलकर 1 बनते हैं। ठीक, अब आगे बढ़िए। साथ ही यह भी याद रखें कि 1/2 का अर्थ है, ये सब नोट करने वाली बात है, किसी वस्तु के 2 बराबर भागों में 1 भाग। 2/3 का अर्थ है दोस्तों किसी वस्तु के 3 बराबर भागों में 2 भाग। 5/8 का अर्थ है किसी वस्तु के 8 बराबर भागों में 5 भाग हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी के अनुसार से हम प्रश्नावली को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। हल करें। निम्नांकित क्या आकृतियों में कौन सा भाग छायांकित है, तो इसमें क्या है 3/4 हो गया, ये क्या हो गया 3/4। फिर इसमें 2/3 हो जाएगा, 2/3,
ठीक है। फिर इसमें हो जाएगा 5/6, 5/6। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। आकृतियों के नीचे लिखे गए भिन्न के बराबर की आकृतियों को छायांकित करना है। तो 1/4, तो एक भाग को छायांकित कर दीजिए, हो गया। जो भी कलर आपको देना हो आपके निर्भर है, हो गया। फिर यहाँ 3/4, तो 3 भाग को क्लियर कर दीजिए, 3 भाग को 1 2 3, ठीक है। इस बार को कलर कर दीजिए, हो गया। 4/5 है तो 4 भाग को क्लियर कर दीजिए, रंग दीजिए, हो गया 5। इस प्रकार से आगे इसको भी बनाइए, आप होमवर्क में लीजिए, इसको बनाइए, होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है। अब कह रहा खाली स्थानों को भरे। 5/9 में अंश कौन है, तो 5 अंश है। 3/4 में हर, यहाँ कर रहा है हर, तो 4 है। इसी प्रकार से जो भी प्रश्न आपको कहता है होमवर्क में ले लीजिए इसको आप, बिल्कुल आसान है दोस्तों। करिए, वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। करिएगा तभी होगा, नहीं करिएगा तो कभी नहीं होगा, जो कि कॉन्सेप्ट ने आपने समझा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न बनाए जबकि अंश 1, तो अंश 1, हर 3, तो हर 3 हो गया भिन्न आपका। इसी प्रकार से आगे इसको भी होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। करिएगा तभी होगा। उस भिन्न को चुने जिसमें हर अंश से 3 अधिक हो। तो 3 अधिक, तो 1/2 में अधिक है, हर को कहना हर जो है आपका अंश से 3 अधिक है, अंश से, तो 3/5, ये भी नहीं। 4/7 ये हो जाएगा, इसको चुन लीजिए। 2/7 इसमें नहीं, इसमें 5 बढ़ गया, तो 3/8, 3 कह रहा, 3 अधिक कह रहा है, नहीं। 4/5 नहीं, 5/8 ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चुन लेना है। 1/11 नहीं, 3/10, तो 3 अधिक, 5/11 नहीं, 8/11 ये हो जाएगा। यहाँ का रहा अंश से 3 अधिक है, तो अंश ये हो गया था, 3 अधिक ये हो गया। इस प्रकार से आपको आगे बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखिए, समान हर वाले और असमान हर वाले भिन्न को चुनना है। नीचे के भिन्नों को देखें। समान हर वाले, तो हर कौन है, समान 1/7, यहाँ भी है समान हर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर आपका 2/7 हो जाएगा। इस प्रकार से 1/7 देखिए निकल के आया, 3/7 निकल के आया, 5/7 निकल के आया, 2/7 निकल के आया, कि हर समान अर्थात 7 है। इस प्रकार के भिन्नों को समान हर वाले भिन्न कहते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ 2/5, 6/11, 2/3, 9/13 ऐसे भिन्न हैं जिसके हर समान नहीं है, इन्हें असमान हर वाले भिन्न कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जिसका समान हर नहीं है ये हो गए असमान भिन्न वाले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब भाग के रूप में भिन्न का निरूपण करना है। अब एक में देखिए 6 सेब है, तो इसको 2 भाग किया गया है। जब हम 6 सेब को 2 बच्चों के बीच बराबर बांटते हैं तब प्रत्येक बच्चे को 3 सेब मिलते हैं, अर्थात 6/2, तो 3 हो गया आंसर। इसी प्रकार से 6/2 को हम 6/2 भी लिख सकते हैं। अब आइए, एक में एक सेब, एक का आधा आधा करना है। तो देखिए पुनः, जब हम एक सेब को 2 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटते हैं तो देखिए, तो प्रत्येक को 1/2 यानी 1/2 सेब मिलता है। इस तरह हम भिन्न को भाग के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 6/7, 2/11, 3/5, 4/7 को भाग के रूप में लिखें। तो 6/7 को 6/7 लिखें, 2/11 को 2/11 लिखें, 3/5 को 3/5 लिखें, 4/7 को 4/7 लिखें, हो गया। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 2 में 2/5, 3/7, 7/11 और 4/9 को भिन्न के रूप में लिखें। तो डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखते चले जाइए सभी को, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण 3 में देखिए 2/5, 1/5, 2/3, 3/5 में कौन कौन समान हर वाले भिन्न हैं, तो समान हर वाले, तो यहाँ ये भी है, ये भी है, 1/5, 3/5, या देखिए नीचे आंसर दिया गया है सबका, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, समुचित भिन्न या अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। निम्नलिखित भिन्नों को देखें।
2/3, 5/7, 11/6, 7/3/7, 8/3, 5/3। इनमें देखिए 2/3, 5/7, 3/7। देखिए ऐसे भिन्न है जिनमें हर अंश से बड़ा है। इस प्रकार के भिन्न को समुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, 11 देखिए समुचित भिन्न हो गया ये, क्योंकि हर अंश से बड़ा है, अंश से बड़ा है हर, तो हो गया समुचित भिन्न। अब आगे देखिए 11/6, 8/3, 5/3 ऐसे भिन्न है जिनके अंश हर से बड़ा है, तो इस प्रकार के भिन्न समुचित भिन्न नहीं है। यही तो ध्यान देने वाला चीज है। नोट यहाँ करिए, नोट में जिसका, देखिए जिसका अंश छोटा रहेगा वह समुचित भिन्न है, जिसका अंश बड़ा रहेगा वह अनुचित भिन्न है। ऐसे समझ लीजिए एक लाइन में। ठीक है, तो इन्हें विषम या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इकाई भिन्न, अब इकाई भिन्न के बारे में भी जान लीजिए। नोट इसको भी ले लीजिए, नोट इसको भी कर लीजिए कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/11, 1/13 ऐसे भिन्न हैं जिनका अंश एक से है। जिनका अंश एक रहेगा उन्हें इकाई भिन्न कहते हैं। जिनका कोई भी संख्या हो, एक से जो भी शुरू हो, जिसका अंश हमेशा एक रहेगा वो हमेशा इकाई भिन्न कहलाएगा। दोस्तों ये क्लियर हो गया। इकाई भिन्न वह समुचित भिन्न है जिसका अंश एक होता है, ये समुचित भिन्न है। ठीक है, आगे बढ़िए। संयुक्त भिन्न या संयुक्त संख्याएं, इसके बारे में समझ लेते हैं। जब हम 5 सेब को 2 बच्चियों के बीच बांटते हैं तब प्रत्येक बच्ची को 5/2 यानी 5/2 सेब या 2 सेब और 1/2 सेब मिलते हैं। अतः 5/2 बराबर 2 या बराबर, देखो 2 दूना 4 प्लस 1 5/2 हो गया। इस प्रकार से पूर्णांक में लिया हो गया है। तो 2 दूना 4, 1 5/2 को हम 2 पूर्णांक 1/2 लिखते हैं तथा इन्हें 2 पूर्णांक 1/2 पढ़ते भी हैं। तो 2 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 1/3, 4 पूर्णांक 2/3, 6 पूर्णांक 2/7 आदि को हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। प्रत्येक संयुक्त भिन्न पूर्णांक संख्या और समुचित भिन्न के मिलने से बनता है। ये सब नोट करने वाली चीज है। आगे बढ़िए। पूर्णांक संख्या और एक समुचित भिन्न को मिलाकर बनी संख्या को संयुक्त भिन्न या संयुक्त संख्या कहते हैं। याद रखें 11/2 विषम भिन्न, 5/2 यानी 5/2 नहीं, 5 पूर्णांक 1/2 यानी 5 दूना 10, 11/2 यह संयुक्त भिन्न है। तो 3 4 तिया 12 यानी गुना इसको किया जाता है, सामने सामने इधर से गुना हो गया, इधर से गुना, 3 चौक 12, 1 13/3 हो गया, 4 तिया 12, 1 13/3, 5 चौक 20, 23/3, 5 चौक 20, 23/3। इस प्रकार से। पर देखिए ये सब नोट करने वाली चीज़ है, नोट करिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों, बहुत फायदा होगा। प्रत्येक विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है। विषम भिन्न जो रहेगा वो संयुक्त भिन्न में हमेशा बदल सकता है। समुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि समुचित भिन्न आपने यहाँ पर देखा 1/2 से शुरू होता है, यह क्या है? समुचित भिन्न। ये हमेशा ध्यान दीजिए, जो समुचित भिन्न रहेगा दोस्तों उसको क्या करेंगे दोस्तों? भिन्न में नहीं बदल सकते। समुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते। चलिए, विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में तथा संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। तो संयुक्त भिन्न बदले, ठीक है। संयुक्त भिन्न में क्या करना है? यहाँ संयुक्त भिन्न में बदलना। तब 5 से भागा लगा दीजिएगा 21 में, तब 5 चौका 20 और 1, तो यानी हो जाएगा 5 पूर्णांक 4 पूर्णांक 1/5 हो जाएगा। आंसर आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसको होमवर्क में ले लीजिए। देखिए किया गया है यहाँ पे, है ना। 21 को 5 से भाग लगा दिया गया, तो 5 चौका 20 हो गया। इसमें भागफल क्या बचा है? 4 तथा शेष बचा 1। इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए। जब हम 21 वस्तुओं को 5 आदमी में बराबर बराबर बांट
बांटना चाहेंगे तब प्रत्येक को 4 वस्तुएं मिलेगी तथा एक वस्तु बांटने के लिए बची रह जाएगी। इस एक वस्तु में प्रत्येक का हिस्सा 1/5 होगा। अतः 21/5 में 21/5 यानी 5 चौका 20, 1 21 यानी 4.1/5 आंसर आ जाएगा, जैसा कि हमने अभी ऊपर में देख करके सीखा। इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसे इस रूप में याद करें, विषम भिन्न बराबर भागफल शेष बटा भाजक। इसको नोट कर लेना है, विषम भिन्न बराबर भागफल शेष बटा भाजक, ये क्लियर। इसको हमेशा नोट कर लीजिए, ये नोट, ये आपका सूत्र आगे हमेशा दोस्तों काम देगा। चलिए अब 11/4 बराबर 11/4, ठीक है। अब देखिए 4 से भागा लगा गया 11 में, तो 4 दूना 8 आ गया, फिर 3 बच गया। इसमें भागफल बराबर 2 तथा शेष बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं। अतः 11/4 बराबर 2.3/4 आंसर आ जाएगा, क्लियर। कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 8/3 बराबर 8/3, तो 3 को 8 से भागा लगाएं, 3 दूना 6 आ गया यहाँ पे, क्लियर। तो बच करके शेष कितना आया 2, इसमें भागफल बराबर 2, शेष यानी 2। अतः देखिए, अतः 8/3 बराबर 2.2/3 आंसर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर विषम या अनुचित भिन्न में बदले तो 3 दूना 6 17/3 हो जाएगा। इसको विषम को अनुचित में बदल लेना है, अनुचित में बदलना, जो भी आंसर आएगा आप आसानी से इसको कर सकते हैं कर सकते हैं। इस सब को होमवर्क में भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं करिएगा तभी दोस्तों होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा, ठीक है। इस सब को क्या है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 60/3 हो गया, तो 3 से भागा लगा दिए तो 6 आ गया, 2 आ गया, तो 3 दूना 6 60/3 हो गया। यहाँ आंसर आ गया, आपको पूरा क्लियर है। 3 दूना 6 60/2, इस प्रकार से कर लीजिए, विधि को आप प्रयोग कर लीजिए। 3 को 2 से गुना करें, 3 गुना 2 6 हो गया। इस गुणनफल में अंश 1 को जोड़ें, 6/1 7 हो गया। इस 7 को अंश के रूप में लिखें, 4 तिया 12, 12 2 14/3 हो जाएगा आंसर, विधि 4 तिया 12, ठीक। इस प्रकार से 12 2 14 अंश है। अब इसी का प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। समान हर वाले भिन्न को चुनकर लिखें। इसका जो समान हर है, इसमें ये समान हो जाएगा, ये समान हो जाएगा। समान हर, देखिए समान हर वाले, तो हर नीचे हो गया, तो 2 जिसमें 3 जिसमें रहेगा वही नहीं, 2 वाला नहीं मिल रहा है, तो इसका जो भी रहेगा तो 1/3 आ जाएगा यहाँ, फिर आ जाएगा 2/3, 2/3। कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको कर सकते। चलिए इसको होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है। फिर असमान हर वाले को चुने, असमान हर, ये सब समान है, इसमें हर ये है, तो सिर्फ इसमें आंसर आ जाएगा 7/9। कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से इसको भी होमवर्क में आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़िए। समुचित प्रोपर भिन्न को चुने। जो प्रोपर भिन्न है, जो समुचित है, तो प्रोपर भिन्न क्या हो गया, जो जिसका अंश हो गया छोटा वो हो गया प्रोपर भिन्न, यानी समुचित भिन्न हो गया, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप नहीं, ये भी नहीं, ये सिर्फ 1 होगा, 1/2 होगा आंसर, इसलिए इसको अभी होमवर्क में लीजिए। जिसका अंश छोटा वो प्रॉपर भिन्न, जिसका अंश बड़ा वो इम्प्रॉपर भिन्न, क्लियर। तो इसी प्रकार से विषम इम्प्रॉपर भिन्न को चुने, जिसका अंश बड़ा है 8/9 12/5 है सिर्फ, इसमें कौन है, इसमें है आपका 5/2। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से सबको होमवर्क में लीजिए दोस्तों। सब अब कुछ नहीं रहा, आप आसानी से संयुक्त भिन्न को चुनकर लिखें। जो संयुक्त भिन्न है ये सब क्या है, 3 दूना 6 60/3 सब संयुक्त भिन्न है, ये सब को लिखिए, बिल्कुल आसान है। 5/7 नहीं, 3/8 ये सब संयुक्त भिन्न नहीं है, करिएगा तो हो जाएगा। इसको भी बना सकते हैं, 3 दूना 6 2 बटा, तो हो जाएगा 2.2/3, ये सब आ जाएगा। इस सब को होमवर्क में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। सबको होमवर्क में लीजिए। इकाई भिन्न को चुनकर लिखें। इकाई भिन्न जो है ये सब इकाई भिन्न है, इकाई भिन्न है,
इकाई भिन्न है, ये सब विषम भिन्न को संयुक्त संख्या में बदले, ये सब होमवर्क में लीजिए, ये सब को होमवर्क में लीजिए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये सब कर लीजिएगा। अभी हम लोग सीखे हैं, सबको होमवर्क में लीजिए, वीडियो को रोक करके लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क में लीजिए। भिन्न को भाग के रूप में बदलें, सबको होमवर्क में लीजिए, कर लीजिएगा जैसा कि अभी हम लोग सीखा। तो चलिए होते हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह देखिए, निम्नांकित आकृतियों में से छायांकित भागों को देखें। ये छायांकित भाग है, नीचे वाला में कलर किया गया है, सभी में कलर है, सभी में कलर है, ये सब ये छायांकित भाग है, यानी कलर किया गया है। ठीक है, अब बारी बारी से देखते हैं। 1/2 भाग छायांकित है, एक गोले में आधा किया गया है तो 2 भाग हो गया। फिर यहाँ देखिए 2 जगह किया तो 2/4 भाग है। ये इसका पहले वाला वीडियो से भी आप समझ गए होंगे। इसमें 3/6 है, इसमें 4/8 है। अब आगे देखिए क्या है, प्रत्येक आकृति में आधा भाग छायांकित है, जिसे 1/2 भाग, 2/4 भाग, 3/6 भाग, 4/8 भाग के रूप में दिखाया गया है। तो 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। यहाँ देखिए 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 को तुल्य भिन्न कहते हैं। देखिए क्या है नियम, जब किसी भिन्न के अंश तथा हर को एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से गुना या भाग दिया जाता है तब तुल्य भिन्न बनते हैं। जैसे 2/3, तो 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। फिर 2/3, 2 तिया 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, यानी उसी संख्या से गुना बढ़ते जाएगा। 2/3, 2 गुना 4 तो 4 हो गया, 8 हो गया। फिर 3 चौक 12 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। इस प्रकार से 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15। यहाँ देखिए 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 ये तुल्य भिन्न है, यानी कि एक तरह से पहाड़ा मान के चलिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10। इस प्रकार से जितना कहा गया, इधर नीचे का है 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 15, है ना, 3 चौक 12, 3 चौक 15, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। अब आगे 8/32, तो 8 भागा 2, 4 आ जाएगा लगा करके, 2 भागा 32, ठीक है, 32 भागा 2 तो 16 आएगा, 16 दूना 32। इस प्रकार से आगे हो जाएगा आंसर क्लियर। ठीक, ये क्लियर हो जाएगा। 8/32 में 8 भागा 1, 8 चौक 32, तो 8/32, 4/16, 2/8। ठीक है, इस प्रकार से भाग लगा करके हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। 8/32 ये सब तुल्य भिन्न है, क्या है, 4 4 हो गया, इसका आधा आधा होते चला आएगा, ये सब तुल्य भिन्न है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिए गए भिन्न के तुल्य भिन्न प्राप्त करना। 1/3 के तुल्य 3 भिन्न पर देखिए 3 भिन्न लिखे, तो 1/2 के हो गया, 1/3, 1 से फिर 2 का गुना तो 2/6 हो गया, फिर 3/9 हो गया, 4/12 हो गया। तो इस प्रकार अतः 1/3 के तुल्य भिन्न है 2/6, 3/9, 4/12। इसी प्रकार से उदाहरण के तौर पर 3/5 के तुल्य 4 भिन्न प्राप्त करें। तो यहाँ आ गया 4 भिन्न, सेम टू सेम प्रक्रिया अपना करके सब में किसी एक में 2 से, एक में 3 से, एक में 4 से आगे बढ़ते चले जाइएगा, गुना कर दीजिएगा, ये हो गया आपका 4 भिन्न। देखिए ठीक है, 2 भिन्नों के तुल्य होने की जांच करना है। तो क्या 2/3 और 6/9 तुल्य भिन्न है? तो 2/3 में अंश 2 तथा हर 3 है, एवं 6/9 में अंश 6 तथा हर 9 है। तो 2/3 के अंश तथा 6/9 के हर का गुणनफल 2 गुना 9 18। पुनः 2/3 के हर तथा 6/9 के अंश का गुणनफल 3 गुना 6 18। चूंकि ये दोनों गुणनफल बराबर हैं, अतः 2/3 तथा 6/9 तुल्य भिन्न है। ठीक है, क्लियर हो गया, बराबर हो गया। तो अब आगे देखिए क्या, 3/4 बराबर 6/10 है, तो 3/4 के अंश तथा 6/10 के हर का गुणनफल 3 गुना 10 तो 30 हो गया। पुनः 3/4 के हर तथा 6/10 के अंश का गुणनफल तो 6 गुना 4 24। तो चूंकि ये दोनों गुणनफल बराबर दोस्तों नहीं है, अतः दोस्तों ये 3/4 6/10 के बराबर नहीं है। ये क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आगे ये भी जो उदाहरण देखिए, 3/5 बराबर 12/20 है, 3 गुना 20, यानी सीधा कैंचा कैंची या गुना कर दीजिए, हो गया 3 गुना 20, 20 तिया 60, 5 गुना 12, 12 पचे 60। अतः 3/5 बराबर 12/20 ये बराबर है। विधि क्या है, ब्रज कैंची क्रोश गुणनफल के बराबर हो तो भिन्न तुल्य हो गए। 3 गुना 20
12 25 60। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। इसी प्रकार से खाली स्थानों को भरकर तुल्य भिन्न प्राप्त करना है। तो खाली स्थानों को भरे तो यहाँ 3/3 यहाँ ऐसे ऐसे गुना कीजिए तो 12 36 होता है। तो यहाँ कितना लाना है इधर वाला में, तो इधर आ जाएगा 9, 9 चौक 36। इसी प्रकार से आपको पूरा करना है 15 ठे 20 से, 15 ठे 20 से, तो उस 24 25 20 से यहाँ 24 25 20 से हो जाएगा। 5 चौक 20 के 0, 5 दूना 10, दोबारा है 15 ठे 20 से। इसी प्रकार से इसको आप कर लीजिए, इसको होमवर्क में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण है लेकिन समझ जाइए, आसानी से कर लीजिएगा। इसी प्रकार से देखिए, जांच कीजिए। 3 देखिए यहाँ 3 गुना 3 9 हो गया, 4 गुना 3 12 हो गया, तो 3 गुने 12 36, 9 गुना 4 36 हो गया क्लियर। इसी प्रकार से विधि को आप अच्छा से आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 5/8 बराबर 15/24 को जांच करना है। तब 5 गुना 15, 15 ठे 20 से, 5 गुना 24, 24 पचे 20 से जांच हो गया क्लियर। ये सब तुल्य भिन्न है। क्या है दोस्तों, ये सब तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न का। अब खाली स्थान में ऐसी संख्या भरे जिससे ब्रज कैंची क्रॉस गुना करने पर गुणनफल बराबर हो। असमान हर वाले भिन्नों को समान हर वाले भिन्नों में बदलना। 3/8 और 5/6 को समान हर वाले भिन्नों में बदलें। देखिए यहाँ हरों का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। यहाँ हर 8 तथा 6 है, तो 8 और 6 में लघुत्तम कीजिए। तो 2 से कटा 4, फिर 2 से कटा 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया, तथा 6 बराबर 2 तिया 6। तो इसलिए अतः 8 तथा 6 का लघुत्तम समावर्त 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 तिया 24। तो 24 भागा 8 तिया 24। ठीक है, 24 भागा 6 24, 4 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से 3 को 3 से गुना करने पर 9, 8 को 3 से गुना करने पर 24, 5 को 4 से गुना करने पर 20, 6 को 4 से गुना करने पर 24। इस प्रकार से यह तुल्य भिन्न आ गया। हरों का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करें। चरण है, लघुत्तम समावर्ती में हर से भाग दे दें, फिर भागफल से अंश तथा हर को गुना करके तुल्य भिन्न ज्ञात करें। यह तुल्य भिन्न हो गया। अतः समान हर वाले 9/24, 20/24 क्लियर हो गया, यह तुल्य भिन्न हो गया। इसी प्रकार से 7/10, 9/20, 11/25 को समान हर वाले भिन्नों में बदले। इस प्रकार से आप लघुत्तम निकाल करके दो ये लघुत्तम निकाला हुआ है, इसको देखिए बारी बारी से, आप आसानी से समझ सकते हैं। 2 गुना 5 10, 2 दूना 4 5, 4 पचे 20 हो गया, 5 25 हो गया। इसलिए 10 20 25 का लघुत्तम समावर्त 2 गुना 5, 2 गुना 5 100 है। 100 भागा 10 10 हो गया, 100 भागा 20 5, 100 भागा 25 4। इस प्रकार से ये आपका समान हर वाले भिन्न हुए प्राप्त, जो भी है गुना करके अपना आसानी से है ना क्लियर हो जाएगा। ये तुल्य भिन्न निकल करके आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्नावली 31 को सॉल्व करते हैं। नीचे के भिन्नों को सही तथा गलत को चुने। जिस इसमें सही क्या है, ये सही है, बिल्कुल सही है, ये तुल्य भिन्न है। 2 तुल्य भिन्न बना हुआ है। 3 दूना 6, ये गलत हो गया। 3 तिया 9 7, ये भी गलत हो गया। इसी प्रकार से आपको आगे ये सब होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है दोस्तों। खाली स्थानों को उपयुक्त संख्या से भरें। 2/3, 15 दूना 30, तो यहाँ 10 हो जाएगा। ये सब होमवर्क बनाइए, ये सब होमवर्क बनाइए, ये सब होमवर्क बनाइए। आपको ये सब अभी हम लोग सीखा, ये सब को होमवर्क में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। होमवर्क बनाइए, आराम पर बना सकते हैं। ये सब तुल्य 1/2 के तो 2 भिन्न भी जो हम लोग सीखे 1/2 के 1/2 हो जाएगा, फिर 2/4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बनाइए। ठीक है, इसको भी होमवर्क मिला है। अब यह देखिए भिन्नों की तुलना, इसके पहले सभी वीडियो को देख लीजिएगा जरूर। तो देखिए समान हर वाले भिन्नों की तुलना है। इसमें देखिए 1/6 भाग 6 अंकित है, 2/6 भाग 6 अंकित है, 3/6 भाग 6 अंकित है, 4/6 भाग 6 अंकित है, यानी जो कलर किया हुआ। ठीक है, अब आकृति में देखिए 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 को सांकित कर दिखाए गए हैं। आकृति से स्पष्ट है कि समान हर वाले भिन्न में जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। क्लियर। अब आगे देखिए यहाँ 1/6, यह जो एरो दिया गया है बड़ा और छोटा का,
ठीक है, इसको आप समझते चलिए, आगे बढ़ते जाइए। उदाहरण के तौर पर 2/7 और 4/7 में कौन बड़ी है? तो अब देखिए 2/7 तथा 4/7 के हर समान है। चूंकि अंश 4 है तो 4 बड़ा हो गया, और अंश 2 है, 2 से अंश अंश 4 अंश 2 से कौन बड़ा है? तो 4 बड़ा हो गया। इस प्रकार से आप बड़ा को निकाल सकते हैं। 3/11, 7/11, 2/11, 5/11, 9/11 को बढ़ते क्रम में सजाना है। यहाँ हर समान अंशों को बढ़ते क्रम में सजाने पर 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये हो गया बढ़ते क्रम आपका। ठीक है, असमान हर वाले भिन्नों की तुलना 5/6 तथा 7/9 में कौन बड़ा है? तो देखिए 6 तथा 9 का लगभग लस 18, 18/6 बराबर 3, 18/9 बराबर 2। तो 5/6 को इस प्रकार से बनाने पर देखिए, अब आइए यहाँ पर दोनों को सेम टू सेम प्रक्रिया अपनाने पर 15/18 तथा 14/18 को हर समान है, तथा साथ ही चूंकि 15 बड़ा हो जाएगा 14 से, अतः 15/18 बड़ा हो गया, 14/18 छोटा हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर 5/6 आंसर बड़ा, 7/9 छोटा। क्लियर यहाँ तक? अब ब्रज गुणन या कैंची गुणन गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा दो भिन्नों की तुलना करना है। तो 2/3 और 3/7 में कौन बड़ा है? 2/3 के अंश तथा 3/7 के हर को गुना करने पर 2 × 7 14 हो जाएगा। पुनः 3/7 के अंश तथा 2/3 के हर को गुना करने पर 3 × 9, ठीक है। 2/3, 3/4, तो 4 × 8, 3 × 9, क्योंकि 14 बड़ा है 9 से, अतः 2/3, 3/7। इस प्रकार से आपका आंसर क्लियर होकर के कट करके आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 2 में 2/3 और 7/9 में कौन बड़ा है? तो 2 × 9 18, 7 × 3 21, क्योंकि 21 बड़ा है 18 से। इस प्रकार से कटिंग करके आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब संयुक्त भिन्न की तुलना देखिए, अच्छा समझिएगा यहाँ पे। समुचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन सदैव 1 से छोटा होता है, अतः जिस संयुक्त भिन्न का पूर्णांक बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न होगी। तो 3 × 9, 2 18/3, 9 दूना 18 और 8 26/9 में कौन बड़ी है? यहाँ देखिए 3 × 9, 3 पूर्णांक 2/3 का पूर्णांक 3, 2 पूर्णांक 8/9 के पूर्णांक 2 है। तो इसमें कौन बड़ा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? यही कह दिया कि जिस संयुक्त भिन्न का पूर्णांक बड़ा होगा वही बड़ा संख्या होगी। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। संयुक्त और विषम भिन्नों की तुलना में 4 पूर्णांक 1/3 और 22/7 में कौन बड़ी है? तो इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए। 4 × 12 = 13/3 बराबर 3/13 हो गया। 4 × 12 हुआ ना, 13/3 हो गया यहाँ तक। अब 13/3 और 22/5 की तुलना करें तो 13 × 5 65, 22 × 3 66, 22 या 66। तो अब डायरेक्ट देखिए कि चूंकि 66 बड़ा है इसलिए ये हो गया 22/5 बड़ा। क्लियर यहाँ तक? इस प्रकार से आप भिन्नों को आरोही बढ़ते या आरोही घटते क्रम को सजाना है। तो यहाँ पर 15/17, 15/21, 15/19, 15/23 को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो यहाँ अंश समान है हरों के घटते। अब हरों का घटते क्रम में सजा रहे हैं दोस्तों, तो 23, 11, 19, 17 क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से 15/23, फिर 15/21, 15/19, 15/17 इस प्रकार से घटते क्रम का क्लियर हो गया आपका। ठीक है, उदाहरण के तौर पर 2/3, 5/6, 4/9 और 7/9 को घटते क्रम में सजाएं तो क्लियर हो गया। यहाँ पर 3, 6, 9, 9, 9 का लस 18 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप करते चलिएगा। इसको आप होमवर्क में ले लीजिए अच्छे से समझ करके दोस्तों। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा। ये सब को खाली बॉक्स को भरे, बड़ा छोटा बराबर के चिन्हों को भरे, ये सब को होमवर्क में लीजिए, क्योंकि जब तक आपने नहीं कीजिएगा मेहनत देख के तो नहीं समझ में आएगा। सबको होमवर्क में लीजिए, जैसा कि आपको हम ऊपर में बताए हैं। बिल्कुल आसान है, सबको होमवर्क में लीजिए। वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल आसान है, बढ़ते क्रम में सजाएं, ये सबको होमवर्क में लीजिए। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। जो विधि अपनाया गया उस विधि से करते चलिए घटते क्रम में। सबको होमवर्क में लीजिए आप। ठीक है, अभिन्नों को सरलतम संयुक्तम रूप में लिखना है। अभिन्नों का सरलतम रूप में समझने के लिए निम्नांकित सारणी को ध्यान से देखना है आपको। अब देखिए यहाँ भिन्न का ये है, अब यहाँ अंश का, ये अंश का 6 का अपवर्तक निकल के आया 1 2 3 6, हर का
यहाँ देखिए 8 का 1 2 4 8। अब शामिल अपवर्तक दोनों में शामिल जो है 1 है और 2 है, ठीक है। इसी प्रकार अंश और हर का मासा 2 हो गया। भिन्न की भिन्न सरलतम रूप में है या नहीं, तो नहीं है सरलतम रूप में। इसी प्रकार से पूरे चार्ट को आप देख करके दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ किसी भिन्न के अंश और हर का समावर्तक शामिल अपवर्तक केवल 1 हो तो उस भिन्न को सरलतम या लघुतम रूप में कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जो भिन्न सरलतम रूप में रहता है उसके अंश तथा हर का महत्तम समावर्तक हमेशा 1 होता है। क्या 8 और 10 सरलतम रूप में है? आप देखिए अंश का 8 का अपवर्तक क्या 1 2 4 8 है, ठीक है, और हर का अपवर्तक है 1 2 5 8 है। अतः 8 और 10 का समावर्तक 1 और 2 है, तो अतः 8 और 10 अपने सरलतम रूप में दोस्तों नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसी प्रकार से क्या 5/11 सरलतम रूप में है? 5 अपवर्तक 1/5 है, 1 और 5 है, 11 का अपवर्तक 1 और 11 है, तो 5 और 11 का समावर्तक 1 होता है। अतः 5/11 सरलतम रूप में है, जिसका समावर्तक 1 होगा वही होगा सरलतम रूप, ठीक है। ओके, तो चलिए भिन्नों को उनके सरलतम सबसे छोटे रूप में बदलना है। तो भिन्नों को सरलतम रूप में बदलने के लिए 12/18 को पहले एक बार देख लेते हैं। 12 तथा 18 का महत्तम समावर्तक 6 होता है। क्लियर है। अब आगे देखिए दूसरी विधि 12 का वर्तक 1 2 3 4 6 12 हो गया। 18 का वर्तक 1 2 3 6 9 12 हो गया। 12 तथा 18 का समावर्तक 1 2 3 6, ठीक है। इस प्रकार से आगे 12/18 का हो गया 12/2, 6/9, 6/3, 2/3। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 12/18, 2/3 आंसर कट के आ जाएगा, ठीक है। तीसरी विधि 12 का गुणनखंड 2 दूना 4 तिया 12, 18 का गुणनखंड 2 तिया 6 तिया 18, ठीक है। इस प्रकार से 2/3 आ जाएगा आंसर निकल के। पहली विधि 51 तथा 85 का महत्तम समावर्तक 17 है। 51/85 तो इसको कटिंग करके आ गया आपका 3/5 आंसर। क्लियर। दूसरी विधि भी आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है। क्या निम्नलिखित भिन्न अपने सरलतम रूप में है या नहीं, उसका उत्तर देना है आपको। बिल्कुल आसान था जो हमने अभी उदाहरण में समझा, इसको होमवर्क में लेकर के बना लीजिए। बिल्कुल आसान है। भिन्नों को सरलतम रूप में बदलें, ये सब सरलतम रूप में बदल देना है आपको दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो और अच्छा रहे। नेक्स्ट वीडियो और भी धमाकेदार लेकर के आएंगे। अभी तो कुछ दिनों के लिए वीडियो हम नहीं दे पाएंगे, मिलते हैं, क्योंकि हमको भी कहीं ट्रेनिंग में जाना है। तो उसके आने के बाद हम आपको वीडियो फिर देते हैं, और ऐसे जैसे ही समय मिलेगा तो हम आपको कुछ कुछ वीडियो नया वहाँ पर देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहे और हम भी आपके लिए हमेशा तत्पर रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।